ठीक है ठीक है, चलो जिसको दिक्कत होगा रिकॉर्ड देखेगा बाद में। कंफर्म करना सर, रिकॉर्डिंग हो गया ना? होएगा। ओके ठीक है सर, चलो। तो बेसिकली थर्सडे को हम लोग क्या पढ़ते हैं? थर्सडे इवनिंग हम लोग हमेशा जीएसटी पढ़ते हैं, तो फिर से आ गए जीएसटी पढ़ने के लिए। तो सर पढ़ना है जीएसटी में तो क्या पढ़ना है? जीएसटी में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। थोड़ा दिमाग खराब करने वाला टॉपिक ज़रूर है, बट सर दिमाग खराब तो कौन सा चीज़ नहीं करता? जो चीज़ हमें बनाते हैं वही चीज़ हमें दिमाग खराब करते हैं, है ना सर? जो बनाते हैं वही तो मारते हैं। बनाते हैं मतलब समझते हो? मतलब जो खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं उसको बनाने भी बड़ा मशक्कत लगता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली ये जो आईटीसी का एरिया है, ये एज ए जीएसटी एक्सपर्ट, एज ए टैक्स कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, बहुत ज़्यादा इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। तो और इसका प्रैक्टिस में भी बहुत काम आता है। तो इसलिए ये टॉपिक दिमाग तो थोड़ा खाएगा, और जितना दिमाग खाएगा उतना अच्छा है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? दिमाग खाने से अच्छा है? सर वो थ्री इडियट्स में एक बहुत सुंदर एक बात किया गया था, आप लोग को याद होगा अगर किसी ने भी थ्री इडियट्स देखा था, कि बोलता है सर कि अनयूज दिमाग है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जो दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो दिमाग का क्या काम? है ना सर, दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके सर, ठीक है, तो हम लोग दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। लास्ट लास्ट वीक का जीएसटी क्लास अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट आप लोगों के पहले थोड़ा सर के ऊपर से गया था, फिर सर के बीच में आया, और फिर पता नहीं आप लोग घर में रिवाइज किए कि नहीं किए थे सर रिवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट को। अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट मतलब याद होगा, एक जूता का बिजनेसमैन था जिसका हवाई हवाई स्लीपर्स था, उसमें वो क्रेडिट हवाई स्लीपर्स उसका एग्जेम्प्टेड गुड्स में था। दूसरा जो शूज़ वगैरह था उसमें टैक्स लगता था, टैक्सेबल सप्लाईज था या जीरो रेटेड सप्लाईज था। उसका जो डाई बना रहा था उस डाई के ऊपर भी एग्जेम्पशन था, किसी में एग्जेम्पशन नहीं था, कुछ में जीरो रेटेड था, कुछ में नील रेटेड था। याद आ रहा है कुछ? तो किस तरह से जीएसटी को अपोर्शन किया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस तरह से अपोर्शन किया जाता है, किसके ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस भी देखा था, और उसके रिगार्डिंग फ्लो चार्ट करके प्रोविजंस भी देखा, और नॉर्मल प्रोविजंस को भी पढ़ा था। बोलो सर, थोड़ा सा भी याद है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। याद है हाँ सर। सबको? ओके सर, ठीक है। तो चलो सर हम लोग फिर से उसी पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, सेक्शन 17 में ही हम लोग चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो सेक्शन 17 का ही थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट एरिया विद एग्जांपल्स आज पढ़ने वाले हैं सर। ठीक है, सेक्शन 17 के अंदर हम लोग जहाँ पर है अभी, दैट इज लास्ट वीक अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट में बात किए थे, और कॉमन क्रेडिट दैट इज सेक्शन 17 के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी लॉ के अंदर अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट किस तरह से होता है। ठीक है, उसमें दो कॉन्सेप्ट था, एक आपका एवेल प्रोपोर्शनेट आईटीसी या फिर 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा एनबीएफसी के केस में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, इसके ऊपर डिस्कस किया था। चलो सर, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद दिलाता हूँ कि क्या चर्चा हुआ था और आज क्या चर्चा करने वाले हैं। इन द मीन टाइम ज्वाइन किया तौथा ने। तौथा, गुड गुड इवनिंग तौथा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके सर, तो इनपुट क्रेडिट जो वाइटल चर्चा चल रहा था उसी में चर्चा जारी है, और उस जारी चर्चा में हम लोग बात करने जा रहे हैं सर। इनपुट क्रेडिट में जो चर्चा हम लोग का जारी था उसी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते 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 कहाँ पहुँचते हैं पता नहीं सर, बट आगे बढ़ना है। ये देखो सर, ये डिस्कशन किया था हम लोगों ने, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद होगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17, बिफोर दैट उससे पहले सेक्शन 16 के बारे में डिस्कशन हुआ था। हाँ सर, रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, रेड विद रिलेवेंट रूल्स। हाँ, सेक्शन 16 में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि मतलब इनवॉइस लेना देना। हाँ सर, कि किस तरह से इनवॉइस लेना देना चल रहा था, गुड्स रिसीव करना कितना ज़रूरी था, ये सब बात हुआ था सर। ठीक है, ये सब बात हुआ था।
फिर हम लोग पहुंच गए थे सर सेक्शन 17 में, और जहां पर हम लोगों ने देखा था कि अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, ये तो बात नहीं किया हम लोगों ने। ब्लॉक क्रेडिट में आज बात करेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारा गुड्स होता है जिसमें क्रेडिट लगता है ना सर? बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें क्रेडिट लगता है, लेकिन मतलब क्रेडिट मिल जाता है। मतलब हम लोग नॉर्मली जीएसटी को कैसे यूज करते हैं, वी ऑल नो सर। मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, हाउ व्हाट इज इनपुट क्रेडिट एंड अंडर जीएसटी एंड हाउ टू क्लेम इट। इसके स्टार्टिंग वाला चैप्टर्स, मतलब स्टार्टिंग इंट्रो में ही हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि फिर से याद दिला रहा हूँ आपको कि 450 का टोटल आउटपुट टैक्स था और 300 का इनपुट क्रेडिट था। तो मुझे एक्चुअली पेमेंट हमें करना था 300, और 450 का मेरा टैक्स बन रहा था सर, सेल टैक्स। ठीक है, सेल टैक्स बन रहा था 450 का, मेरे पास क्रेडिट था 300 का। तो अभी मुझे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है सर? 150 का, बिकॉज ये मेरे पास क्रेडिट था। सर ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से समझाने का जरूरत है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये क्या है ना? ये तो इंट्रो क्लास था जीएसटी का, आईटीसी का इंट्रो क्लास था ये। ठीक है सर, आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग? पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गए थे कि आईटीसी को जब क्लेम किया जाता है, मतलब आप परचेस के टाइम पे टैक्स पेमेंट किया था। मतलब जब आप कोई भी गुड्स बाई करते हो, सिंपल बात है सर, जब हम लोग कोई भी गुड्स बाई करते हैं, सिंपल बात को समझिएगा सर, हम लोग जब भी किसी भी गुड्स को बाई करते हैं, तो बाई या परचेस जो भी बोलो आप, परचेस के टाइम पे हम लोग टैक्स क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं, है ना? और सेल के टाइम पे हम लोग, सेल के टाइम पे क्या करते हैं सर? टैक्स को कलेक्ट करते हैं। यही होता है ना सर? बोलो ना। बाई के टाइम पे टैक्स पे करते हैं और सेल के टाइम पे कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करते हैं। और फिर जब पेमेंट कर, जैसे हमारा हमारा एग्जांपल क्या था कि जब हम लोगों ने परचेस किया था तो टोटल 300 का परचेस का टैक्स दिया था। मतलब ये परचेस टैक्स था, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं सर। ठीक है, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी को बोलते हैं। और सेल करने के टाइम पे हमारा लायबिलिटी हुआ 450 का। ठीक है, तो 450 का मेरा टैक्स कलेक्शन हुआ, जो मुझे गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। ये 450 गवर्नमेंट हमें मांग रहा है कि भाई दो मेरे को 450, मैं तो पागल हो रहा हूँ 450 पाने के लिए। तब आपको जब गवर्नमेंट ऐसा बोला कि 450 के लिए मैं पागल हो रहा हूँ, आप मुझे 450 पेमेंट करो, तब आप गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हो? अरे रुको सरकार, रुको। सरकार को आप क्या बोले सर? रुको। क्यों रुकने बोले? क्योंकि आप उनको बताना चाहते हो कि सर आपके पास क्रेडिट है, दैट इज, तब इसको क्या बोलेंगे? आईटीसी। तो 450 में से आपका 300 का जो परचेस टैक्स था वो आप लेस कर सकते हो, और तब जाके आपने अभी कितना लायबिलिटी पे करने के लिए रेडी हो सर? 150। सर ये तो सिंपल बात है, ये कौन नहीं जानता? हाँ सर, ये कौन नहीं जानता? ये तो सभी को पता है। फिर क्यों याद दिला रहे हो सर? वही तो है, क्योंकि अल्टीमेट बात तो यहीं से शुरू होता है। तो जिसका शुरुआत यहाँ से होता है तो उसको तो हमें हर क्लास में आपको बताना पड़ता है कि क्रेडिट तो उसको मिलेगा, बट कई बार क्या होता है कि क्रेडिट को प्रॉपर नहीं मिलता, प्रोपोर्शनेट लेवल में क्रेडिट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये जो आपने 300 का क्रेडिट मांग लिया ना, ये जो आपने 300 का क्रेडिट मांग लिया, कई बार ऐसे होते हैं कि आपको क्रेडिट जो दिख रहा है वो क्रेडिट मिलेगा नहीं। ये जो क्रेडिट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं सर। तब आप क्या करोगे? मतलब जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? ब्लॉक क्रेडिट। आप बात को समझ रहे हैं ना सर? जब आपको क्रेडिट मिल नहीं रहा है तब आप उसको क्या बोल रहे हो? ब्लॉक्ड क्रेडिट। दैट मीन्स आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, दैट जिसके बारे में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कहा गया है सर, कि क्रेडिट तो आप सोच रहे हो आपको मिलेगा, बट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब आई होप आप लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पा रहे हो सर, बिकॉज कनेक्शन हो जाना जरूरी है। तो 450 आपको पेमेंट करने के लिए सरकार बोला, और 300 आपको आईटीसी था। बट कई बार ऐसे होते हैं सर जब आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, जिसको हम लोग ब्लॉक क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेनली वो वाला एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। और क्रेडिट पाने के लिए आप लोगों को तो पता ही है सर, मैचिंग होना जरूरी है। हाँ सर, बोलो ना सर, आप लोगों का हाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट पाने के लिए मैचिंग होना जरूरी है, ये सर नो? यस सर। है ना? जैसे कि मिस्टर ए गुड सेल किया था मिस्टर बी को, ठीक है, तो मिस्टर बी को क्रेडिट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बी बायर है, तो बी को क्रेडिट मिलेगा। अब ए को ए के साथ अगर किसी और का हुआ है तो फिर ए को भी मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर मिस्टर ए से गुड सेल हुआ था मिस्टर बी को, और फिर फाइल किया था जीएसटीआर 1 पे,
ठीक है, जीएसटीआर 1 पे डिटेल सप्लाई के बारे में कौन फाइल करेगा? मिस्टर ए करेगा। अब इस जीएसटीआर 1 का डिटेल्स ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट करेगा और फिर जीएसटीआर 2A किसका है? ये मिस्टर बी का है। अब ये जीएसटीआर 2A डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2 आफ्टर बायर, दैट इज मिस्टर बी जब एक्सेप्ट करेगा तो जीएसटीआर 2A का डेटा 2 में शिफ्ट हो जाएगा और फिर मिस्टर बी फाइल करेगा जीएसटीआर 2। अब इसके बाद क्या होता है? अब जीएसटीआर 2 में जब वो रिटर्न फाइल करता है कौन? मिस्टर बी। मिस्टर बी जब जीएसटीआर 2 में रिटर्न फाइल करता है उस टाइम पे अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेस, वो बाई करने के टाइम पे जो टैक्स पे किया था वो उसके क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे क्रेडिट होना चाहिए, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आईटीसी। जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सर आईटीसी। ठीक है, अब ये आईटीसी उनको क्लेम करेगा तो उसके लिए उसको क्रेडिट लेजर में आना चाहिए और वो क्रेडिट लेजर में तभी आएगा जब मिस्टर ए का डेटा और मिस्टर बी का डेटा मतलब कोरेस्पॉन्डेंस में मैच करेगा। ठीक है, मिस्टर बी कैन स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और गेट रिफंड, या तो उसको क्रेडिट मिलेगा और अगर क्रेडिट यूज करने का जगह नहीं है तो रिफंड मिलेगा। ये सब तो इंट्रो में बोला था ना सर? हाँ सर बोला था, बहुत बार बोलते हो आप खुद ही बोलते हो और खुद बार बार बोलते रहते हो। अब देखो सर, मैं क्यों फिर से आपको ये वाला पॉइंट रिकॉल करा रहा था? मैं इसलिए रिकॉल करा रहा था क्योंकि आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17 में, आपको ये भी याद होगा सर, ये था अपॉर्चुनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट का एरिया, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से रिलेटिंग टू अपॉर्चुनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो अपॉर्चुनमेंट ऑफ क्रेडिट में आप लोगों को पूरा याद होगा कि गुड्स और सर्विस यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। ऐसा बहुत सारा गुड्स होते हैं सर जो बिजनेस के पर्पस में भी यूज किया जाता है और कुछ नॉन बिजनेस के पर्पस में भी यूज किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताओ कि जो गुड्स और सर्विस आप नॉन बिजनेस पर्पस में यूज करते हो तो क्या गवर्नमेंट को आपको उसमें आईटीसी देना चाहिए? प्लीज सर बताओ सर, कॉमन सेंस। प्रोविजंस ना भी बोलो तो भी चलेगा। जो आपका नॉन बिजनेस पर्पस का गुड्स या सर्विस है क्या आपको उसमें क्रेडिट मिलना चाहिए सर? ना। सिंपल बात है। सिमिलरली गुड्स और सर्विस यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल गुड्स, मतलब आप जो गुड्स यूज कर रहे हो वो गुड्स कुछ हिस्सों में टैक्सेबल गुड्स, या टैक्सेबल मतलब जीरो रेटेड आल्सो, ओके, उसके लिए यूज कर रहे हो या फिर एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज कर रहे हो। अब सवाल है, जैसे इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में वो हवाई स्लीपर कंपनी का क्वेश्चन किया था, खादिम्स का, याद है सर? खादिम्स पहले मैं बता रहा था, फिर बाद में हवाई स्लीपर्स कंपनी का रियल मैट के अंदर एग्जाम्पल था। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल था सर कि गुड्स और सर्विस जब आप पार्टली यूज कर रहे हो, मतलब कुछ टैक्सेबल गुड्स के लिए और कुछ एग्जेम्प्टेड के लिए, तो जो एग्जेम्प्टेड गुड्स का प्रोडक्ट है क्या उसका आईटीसी आपको मिलना चाहिए सर? एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो आईटीसी है, जो गुड्स एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, तो क्या, लेकिन जो गुड्स आपने खरीदा था वो गुड्स आपने दोनों के लिए यूज कर रहे हो, टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हो, एग्जेम्प्टेड के लिए भी यूज कर रहे हो, बट आपको क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स का आईटीसी मिलना चाहिए सर? बताओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो सर, मतलब सिंपल बात है, एग्जेम्प्टेड मतलब जिसका टैक्स आपको पे नहीं करना है, जिस गुड्स को बेच के आपको कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, वो एग्जेम्प्टेड है। इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाईज बोलते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब क्या? जब आप वो चप्पल या जो भी गुड्स आप बेचते हो वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब वो गवर्नमेंट ने बता के रखा, सरकार ने, भाई ये गुड्स बेचोगे तो इसमें टैक्स नहीं लगेगा, जीरो रेटेड है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा प्रोडक्ट, जैसे कि वो कोरोना का दवाई को लेके, कोविड कोविड का जो क्या बोलते हैं सर उसको, कोविड रिलेटेड जो भी मेडिसिन वगैरह है या फिर डोजेस है, जो भी उसके ऊपर डिपेंड करके उसमें जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ऐसा बात चल रहा था। खबर है ना आप लोगों को कि उसमें जीएसटी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? हाँ सर, है दादा। कोविड मेडिसिन जीएसटी रेट से बहुत बार हम लोगों ने ये सब चीज के बारे में बात किया। जीएसटी रेट कट किया गया था, ठीक है, और बाद में सबसे लोएस्ट रेट जो था वो वाला लगा गया था। फाइनेंस मिनिस्टर का लॉजिक था कि अगर, ये देखो सर, जीएसटी रेट्स कट फॉर कोविड एसेंशियल फुल वेवर फॉर की मेडिसिन, कुछ कुछ में तो की मेडिसिन पे तो पूरा वेवर कर दिया, और अमंग द डिसीजन टेकिंग सैटरडे द जीएसटी रेट फॉर कोविड रिलेटेड मेडिसिन, ठीक है, ये कुछ नाम है सर, आप देख सकते हो, टॉसिलिजुमम, आई डोंट नो क्या है क्योंकि सर मेडिकल टर्म है सर, मेरे को उतना पता नहीं है। एंड द फॉर्मुलेशन फॉर ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट एम्फ्रोटेरिसिन बी वाज रिड्यूस्ड टू नील फ्रॉम 5%, 5% से नील रेट में लेके चला गया, मतलब एग्जेम्प्टेड हो गया। व्हाइल दैट फॉर पल्स ऑक्सीमीटर्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 5%। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर?
ये सब रियल लाइफ में ये सब खेल चलता रहता है कि 5% वाले को नील में चला दिया, लेके चला गया, और 12% को 5 में डाल दिया। अब जब 5% वाले को नील में डाल दिए, वो क्या हो गया? एग्जेम्प्टेड हो गया। अब जो गुड्स एग्जेम्प्टेड है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जो गुड्स एग्जेम्प्टेड है, क्या वो गुड्स में आपको आईटीसी मिलना चाहिए सर? अब बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना। है ना? तो एग्जैक्टली ये सब पॉइंट में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था। हम लोग प्रीवियस क्लास में, उससे प्रीवियस क्लास में आईटीसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था सर। तो इसीलिए देखो, आईटीसी अवेलेबल ओनली एज एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस, बिकॉज आईटीसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बिजनेस पर्पस के लिए ही अवेलेबल करके रखा गया है। ठीक है? फर्दर इन सब बिजनेस के लिए जब आप गुड्स को या सर्विस को यूज करते हो, देन ओनली आप उसको आईटीसी के लिए यूज कर सकते हो। या फिर एट्रीब्यूटेबल टू टैक्स, या फिर एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। मतलब आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आपका गुड्स का जो सप्लाई है वो जीरो रेटेड या फिर टैक्सेबल सप्लाई की केस में है। ठीक है? अब इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने कुछ वाइटल अपॉर्चनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है? याद होगा आप लोगों को, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा, आप हो सके तो फिर से एक बार देखो ये सब पॉइंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट था सर। ये T1 T2 T3 याद आ रहा है क्या? हेलो? T1 T2 T3 याद आ रहा है कि भूल गए सर? अरे बोलो तो सही, भूल है गए ना। क्या? सिर्फ रोशनी का ही मुझे आवाज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ रोशनी को ही मैंने पढ़ाया था, बाकी लोग नहीं पढ़ा था क्या? बोलो याद ना है। सर। याद है सर? नहीं वेरी गुड। सर, याद है। ओके सर। तो थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, बट इतना भी कुछ ट्रिकीनेस नहीं था सर। ठीक है? अब थोड़ा सा मन लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन कितना अच्छा अच्छा एग्जांपल्स हम लोगों ने T1 T0 T1 T2 T3 के बारे में हम लोगों ने देखा था। हाँ, ये देखो सर, कॉमन किस तरह से कंप्यूट ऑफ कॉमन क्रेडिट हुआ था। ठीक है? आप अगर फिर से एक बार वो वाला लेक्चर सुनोगे ना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। T1 T2 T3 कैसे कैलकुलेट किया, फिर कैसे C1 मिला, फिर कैसे T4 मिला, फिर किस तरह से C2 मिला। हाँ, एवरीथिंग। और उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने पूरा एक हवाई स्लीपर्स कंपनी का पूरा एक कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया था कि अगर एक ही कंपनी अलग अलग गुड्स यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स खरीदने के बाद, कुछ प्रोडक्ट में एग्जाम टैक्सेबल है, कुछ प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है। हाँ, ऐसा कई सारा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल्स था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स था सर। आप इसको यूज करके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। एकदम मजा आ गया था सर हम लोगों को। ठीक है सर। तो फिर आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? वही इजी फुटवेयर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है? अच्छा, आज क्या पढ़ेंगे सर? आज मुझे दो चीज के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट, एक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल गुड्स का एक खेल तो हम लोगों ने देखा था, और एक कॉन्सेप्ट है सर मेथोडोलॉजी ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयर ऑफ। मतलब कैपिटल गुड्स क्या होता है कि जिस गुड्स का आप बिजनेस करते हो, क्या उसको कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं सर? जिस गुड्स का आप बिजनेस करते हो, क्या उसको कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं? गुड्स का बिजनेस मतलब जिस चीज का आप धंधा करते हो। मैं अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि जूता बनाने का मशीन और जूता, आप बिजनेस करते हो शू का, बात को समझ लो, समझिएगा सर। आप बिजनेस करते हो जूता का। ठीक है? आप एक शूज मैन्युफैक्चरर हो। आप एक शूज मैन्युफैक्चरर हो। आपके लिए गुड्स क्या है? बोलो सर। आपके लिए गुड्स क्या है? गुड आपके लिए गुड्स जूता है कि जूता बनाने वाला मशीन है? जूतो। जूता। थैंक यू सर। शूज बनाने वाला जो मशीन है, ठीक है, वो आपके लिए क्या होगा? बोलो ना सर। कैपिटल गुड। ऑब्वियसली ना सर। शूज मैन्युफैक्चरिंग मशीन, शूज मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन होगा आपके पास, वो भी तो आपको चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो गुड्स फॉर यू। आई डोंट नो शूज मैन्युफैक्चरिंग मशीन कैसे देखने में होता है, बट फिर भी मैंने एग्जाम्पल पे ले लिया तो बताना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं, किसी को पता है, कभी देखा किसी ने शूज मैन्युफैक्चरिंग मशीन? ना दादा। अरे मशीन तो यूज होगा, चाहे बाटा हो या टाटा, सॉरी बाटा बाटा जूता बनाते, बाटा हो, खादिम्स हो, रिबॉक हो, जो भी आप जानते हो। हाँ, ये देखो सर, ये सब शूज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये तो पेड़ा मेकिंग हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, शू मेकिंग मशीन्स। पेड़ा मेकिंग निकल गया सर। पेड़ा खाओगे आप लोग? अभी मत खाओ।
मोस्ट प्रोबेबली ये सब आप देख सकते हो। हाँ, ये सब शूज मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है। इस तरह से जूता में जो भी इसको पेस्ट वगैरह यूज करके जो भी उसमें आटा वगैरह डालते हैं, फिर उसको सीविंग करते हैं, जो भी जरूरी होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये अलीबाबा में मिलेगा। अरे ये चाइनीज फेमस कंपनी है ना अलीबाबा, यहाँ पर सब मिलता है। चाइना का पूरा एकदम, अरे जैक मा का कंपनी है सर अलीबाबा। आप वहां से मंगवा सकते हो, इंडिया में भी मिलता होगा, ये तो चाइनीज हो जाएगा, बट जो भी हो आप समझ रहे हो ना सब। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि जब आप ऐसे मशीन्स को लाते हो अपने दुकान में, तो क्या आपके लिए जूता खरीदना आपके लिए नॉर्मल गुड्स है, जिसका अपॉर्चनमेंट आपको मैंने लास्ट क्लास के क्वेश्चन में ही बताया था। बट टुडेज क्वेश्चन इज जब आप कैपिटल गुड्स खरीदते हो तब क्या होगा। यू अंडरस्टैंड सर? जिस चीज का आप बिजनेस नहीं करते बट जिस चीज को यूज करके आप बिजनेस करने वाले हो, तब वो भी खरीदने के टाइम पे आपने जीएसटी पे किए होंगे। हाँ सर। अरे भाई मशीन्स वगैरह खरीदने के टाइम पे भी जीएसटी पे करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं। करते हैं। तो उस इस तरह का गुड्स का जब हम लोग कैपिटल गुड्स लाएंगे तो फिर उसका क्रेडिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। आपको समझ में आया सर कैपिटल गुड्स क्या है? ये तो बचपन में अकाउंट्स में भी सिखाया जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं सुना सर बचपन में? या फिर जो लोग अकाउंट्स अभी भी करते हो, सीएस में करते हो, सीएमए में करते हो, बताओ। हाँ सर, सीए में करते हो, क्या आप लोग कभी नहीं सुने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो आपका डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली वो वाला मशीनरी और वो वाला प्लांट, वो वाला लैंड बिल्डिंग जिसको यूज करके आपको बेसिकली बिजनेस करना है। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है है ना? दादा। ओके सर। अब इसी का अपॉर्चनमेंट के बारे में बात सीखेंगे। ठीक है, कि जब हम लोग दुकान मतलब अपना कैपिटल गुड्स लाएंगे, ठीक है, बट कैपिटल गुड्स के किस पर्पस के लिए? अगेन सर देखो, इसमें पॉइंट को थोड़ा सा अलग से सजाया गया है सर, थोड़ा सा डिफरेंट वे में पॉइंट को यहाँ पर सजाया गया है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या पॉइंट को सजाया गया है, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे सब। चलो सर देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पॉइंट को सजाया गया। कॉन्सेप्ट एक ही एकदम उसी तरह का है जैसे आप लोगों ने तब सुना था, मतलब नॉर्मल गुड्स का केस, लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स है, तो इसको कैसे इसका क्रेडिट को हम लोग अपोर्शन कर सकते हैं, इसका रूल्स रेगुलेशन थोड़ा अलग है। सुन लो सर, सुन लो सर, सुन लो। देखो सर, यहाँ पर खेल को कुछ ऐसे बोला गया। अरे क्या हो जाता है इसको, चल जा भाई। ओके, देखो सर, ए बी एंड सी सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सा? प्लीज सर बताना हाँ दादा। स्क्रीन क्लियर है? ओके। तो टोटल इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, टोटल इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स मतलब जब आप कोई मशीनरी अपने दुकान में लाते हो, जब आप कोई मशीनरी टाइप का प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस पे लाते हो जिसको आप सेल नहीं करोगे, बेसिकली आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे। उसमें सिर्फ जूता सीविंग मशीन ही होगा ऐसा बात नहीं है, आप मैगी मैगी बनाने वाला मशीन भी ला सकते हो, है ना, नूडल्स मशीन भी होता है, पिज्जा बनाने वाला मशीन होता है, पिज्जा वेंडिंग मशीन भी हमने आप लोगों को मैंने बताया था। पिज्जा वेंडिंग मशीन अच्छा बिजनेस आइडिया है। जैसे ज्योति ने बोला था कि हाँ सर मैं अपने घर मणिपुर में लगाऊंगा, ज्योति याद है? यस सर। गुड बिजनेस आइडिया सर। अपने घर के बगल में मतलब इम्फल टाउन के कोई अच्छा कॉर्नर सा जगह रेंट पे ले लो और एक पिज्जा वेंडिंग मशीन लगा दो। ठीक है, और देखो सर क्या होता है। स्पेशली सबसे बेस्ट चलेगा कॉलेज वगैरह आसपास हो तो बहुत अच्छा चलेगा सर। कोई कॉलेज हो, कोई ऑफिस गोअर्स हो, तो वहां पर बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये सब जापान में, ये यूएस में भी चलता है, जापान में भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो चलेगा सर, एकदम चलेगा। तो जो भी हो, पॉइंट एकदम सिंपल है। ये मशीन क्या है? ये मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है ना सर? है दादा। एग्जैक्टली exactly. तो बार बार आपको मैं इसलिए दिला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिजनेस कुछ भी हो, बिजनेस किसी भी तरह का हो, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता रहता है। बट सर मेरा ये वाला कभी कभी इतना दिक्कत आजकल कर रहा है, क्यों? दिमाग खराब कर रहा है मेरा।
ये क्यों इजीली चेंज नहीं हो रहा है सर? मेरा पीडीएफ में जा ही नहीं रहा है। जस्ट अ सेकेंड सर। भाई तुम्हें क्या हो गया? तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो मेरा? सुन गया सर, डांट पड़ने से ही सुन गया सर एकदम। ओके, तो ए में क्या बताते हैं सर? देखो, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। बात को समझिएगा, टोटल इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, उसमें पॉइंट ए में क्या बता रहा है? इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इसको क्रेडिट लेजर में आना चाहिए क्या? इसको जीएसटी के क्रेडिट लेजर में आना चाहिए क्या? नहीं। ना। समझ में आ रहा है ना? दित्सा, दित्सा, नंदिनी, आस्था, प्रियोतमा, आप लोग भी बताओ सर, Yes, क्या आप sir. लोगों को समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक हाँ क्रेडिट लेजर सर। का कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझते हाँ हो, सर। है ना? जीएसटी का जो साइट होता है वहां पर जाके लॉगिन करने से ये क्रेडिट लेजर सॉफ्टवेयर के थ्रू से मेंटेन होता है, कि वहां पर ये पता चलता है, जैसे आप लोगों का बैंक का लेजर अकाउंट होता है ना सर, आपका बैंक लेजर अकाउंट होता है जहां पर पैसा आने से क्रेडिट होता है, वैसे ही जीएसटी का भी एक लेजर अकाउंट है जहां पर आपको आईटीसी मिलने से उसको क्रेडिट किया जाता है, आईटीसी मिलने से क्रेडिट किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिकली रिटर्न फाइलिंग वगैरह करोगे ना, ठीक है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये सब चीज दिख दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन आप वो सब सिंपल है, एकदम सिंपल है, एक बार सीखने के बाद 2 सेकंड लगेगा सर समझने में, बट मेन कॉन्सेप्ट तो यहाँ छुपा हुआ है। अगर आपको ये सब पता है तभी आप एक्सपर्ट बनोगे, नहीं तो क्या है, वो रिटर्न फाइलर तो बनने से लिए आपको हार्डली 15-20 दिन का ट्रेनिंग लगेगा, आप रिटर्न फाइलिंग करते करते 3-4 महीने में एक्सपर्ट बन जाओगे। रिटर्न फाइलिंग इज नॉट अ बिग इशू इज दिस छोटा मोटा जो भी एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही सब मेनली एक्सपर्ट को एक्सपर्ट बनाते हैं सर। ओके, तो जो इनपुट टैक्स और कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, आप कैपिटल गुड्स ला रहे हो बट उस कैपिटल गुड्स को या तो आप बिजनेस में नहीं लगा रहे हो, या फिर वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में काम आता है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ऐसा कोई गुड्स बनाते हो, तो उस पे आपका जो आईटीसी है वो आईटीसी तो आपको मिलेगा नहीं, वो क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा नहीं। और पॉइंट बी में बताते हैं सर, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड exclusively for taxable supplies including zero rated supplies, that means ये बिजनेस पर्पस में जा रहा है, और ये जो बिजनेस पर्पस में जा रहा है वो तो क्रेडिट होगा क्रेडिट लेजर पे, वो तो क्रेडिट लेजर पे क्रेडिट होगा ना सर, क्योंकि ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये तो मेरा बिजनेस पर्पस के लिए है। नाउ पॉइंट सी क्या डील डील करता है? पॉइंट सी, आईटी ऑन कैपिटल गुड्स, दैट आईटी मींस इनपुट टैक्स। ओके, जब जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके हिसाब से लैंग्वेज समझ जाना। इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी, मतलब ए और बी में कवर नहीं किया गया, डिनोटेड एज ए, उसको हम लोग ए कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, एंड यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ सच कैपिटल गेन, जिस कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गुड्स का गेन बोल दिया, देखो सर दिमाग खराब हो गया, सीजी मतलब कैपिटल गुड्स। ओके, अरे सर कैपिटल गेन तो इनकम टैक्स में होता है, यहाँ पर सीजी मतलब कैपिटल गुड्स। यूजफुल लाइफ ऑफ सच कैपिटल गुड्स क्या होना चाहिए? 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, जब से आपको इस इनवॉइस मिलेगा उसके बाद से 5 साल तक का आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, वो भी आप क्रेडिट में यूज कर सकते हो, क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में वो भी क्रेडिट होगा। मतलब सर जो ए और बी में नहीं है, जो ए और बी में, ए तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा ही नहीं, बी क्रेडिट होगा, बट सी जो है वो क्या बता रहे हैं? नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर रहा है। यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 5 years से एक बात याद रखिएगा सर, 5 साल मतलब कितना महीना होता है सर? 60 months। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला में यूज होता है। ठीक है, 60 मंथ में आपको आगे बताता हूं सर। देखो अभी आपको क्या मिल गया सर? क्या क्या क्रेडिट होता क्रेडिट लेजर में वो आपने देख लिया कैपिटल गुड्स का, और क्या क्रेडिट नहीं होगा वो भी आपने देख लिया कैपिटल गुड्स का। नाउ नाउ व्हाट विल हैपन सर? ज्यादा कुछ तो होने वाला है नहीं, बस कैलकुलेशन का कुछ तरीका। अब यहाँ पर हम लोग ये देख लिए कि टैक्स क्रेडिट कितना है, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? टी एम मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस? कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। कॉमन क्रेडिट मतलब जो तीनों के अंदर छुपा हुआ हो। ठीक है, कॉमन क्रेडिट इन द सेंस आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना सर? गुड्स तो वही है, गुड्स वही है, लेकिन कुछ बिजनेस पर्पस के लिए है और कुछ प्राइवेट पर्पस के लिए है। ठीक है,
जैसे पिज्जा वेंडिंग मशीन लाए हो घर के लिए, मतलब बिजनेस के लिए, बट कुछ पार्ट आप घर के लिए भी यूज करते हो, तो जो घर के लिए यूज करोगे क्या उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा सर? नहीं। तो उस तभी तो आपका क्या हो जाता है, तभी आपका अपॉर्चनमेंट आ जाता है कि भाई आपको तो क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप उसको फर्दर एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज करोगे, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे तो जीएसटी तो नहीं मिलना चाहिए। तो एग्जैक्टली तभी पॉइंट आ जाता है हमारे सामने, कॉमन क्रेडिट कितना छुपा हुआ है। आप समझ रहे हो ना सर? कॉमन क्रेडिट कैपिटल गुड्स के अंदर, जैसे कि पिज्जा वेंडिंग मशीन या जो भी हो, पिज्जा वेंडिंग मशीन, शू सीविंग मशीन, जो भी आपके आंखों के सामने दिख रहा है आप उसको समझ लो अपने विजुअलाइजेशन के लिए। तो कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स दैट इज टीसी, जिसको हम लोग टीसी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि समेशन ऑफ, समेशन मतलब टोटल, दैट इज ए ऑफ कॉमन सीजी हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स ड्यूरिंग टैक्स पीरियड। इफ कैपिटल गुड्स अंडर ए मीन्स दिस वन, ओके, मतलब exempted or non business, if common credit under is if common credit under capital, if capital goods under a, point to be noted sir, if capital goods under a subsequently gets covered under c, अगर ये subsequently c में आता है, c मतलब this point, okay, then a equals to input tax on capital goods under a, input tax on capital goods under a, and a to be credited to electronic credit ledger, टी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी आई ई, ठीक है, मतलब बेसिकली इनपुट टैक्स आई ई के हिसाब से यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर 5% ऑफ ए फॉर एवरी क्वार्टर, मतलब जो ए होगा, मतलब वो वाला कैपिटल गुड्स जो ए और सी, ए और बी में हम लोग नहीं ले रहे हैं, उसका 5% अमाउंट लिया जाएगा, 5% ऑफ ए फॉर एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के लिए, और पार्ट देयर ऑफ व्हेन कैपिटल गुड्स वाज अंडर ए, that is to be added to output tax liability of the tax period when A is claimed. If CG under B, अगर capital goods B के अंडर में है, subsequently gets covered under C, then IT claimed on capital goods under B to be added to TC, that is credited to electronic credit ledger, तो उसे भी लिया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे होते हैं, जो भी TC में आएगा, जो भी हमारा TC में आएगा, ठीक है, जो भी हमारा कहाँ आएगा सर, टीसी में, टीएम, टीएम मतलब कॉमन क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर ए टैक्स पीरियड ड्यूरिंग देयर यूजफुल लाइफ, दैट इज टीएम। टीएम का फॉर्मूला है टीसी डिवाइडेड बाय 60। 60 क्यों, वही सर 5 साल का वैल्यूएशन है ना, एक एसेट कितना दिन तक रहेगा, 5 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसा मान लिया जा रहा है, ठीक है। तो टीएम इक्वल्स टू टीसी, टीसी मीन्स जो क्रेडिट है आपका उसको डिवाइडेड बाय 60 करके 5 साल में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब आप ए जो गुड्स है सर, ए जो गुड्स है इसका जो क्रेडिट होगा, ठीक है, इसको आप 5 साल तक, टोटल जो भी क्रेडिट होगा 5 साल में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूं सर, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, आपको मैं फिर से बता रहा हूं। आप कोई भी एक मशीन को विजुअलाइज करो प्लीज, ओके, जैसे कि आप हो सके तो पिज्जा वेंडिंग मशीन या शू सीविंग, जो भी आपको पसंद आ जाए। कौन सा पसंद आ गया सर, शू सीविंग या फिर पिज्जा वेंडिंग? पिज्जा वेंडिंग। पिज्जा वेंडिंग, चलो यही पसंद आ गया। आप पिज्जा वेंडिंग मशीन लाए और पिज्जा वेंडिंग मशीन को आप दोनों पर्पस में यूज कर रहे हो, ठीक है, पिज्जा वेंडिंग मशीन को आप दोनों पर्पस में यूज कर रहे हो, ठीक है। आप बात को समझिएगा सर। लेकिन अब पिज्जा वेंडिंग मशीन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और एग्जाम सप्लाईज, इसको तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब कोई आईटीसी इसको नहीं मिलने वाला है, ये तो हमें पता चल गया, नो आईटीसी, मतलब क्रेडिट लेजर में कुछ नहीं जाएगा। इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब वहां से जो भी निकलेगा, मतलब पिज्जा वेंडिंग मशीन से जो भी निकलेगा उसको टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज करेंगे, और जीरो रेटेड सप्लाईज मतलब आल्सो टैक्सेबल सप्लाईज, क्रेडिट टू उसका आईटीसी मिलेगा। नाउ पॉइंट क्या बता रहा है, पॉइंट सी क्या बता रहा है सर, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी। अब ऐसा कुछ भी जो ए में कवर नहीं हुआ या बी में कवर नहीं हुआ, डिनोटेड एज ए, जिसको हम लोग कैपिटल ए में डिनोट कर रहा है, जिसका यूजफुल लाइफ है 5 साल का, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, किसका, कैपिटल गुड्स का, जिसको क्रेडिट करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे। क्या क्रेडिट करना चाहिए, ऑब्वियसली आईटीसी क्रेडिट करना चाहिए, बट इसका आईटीसी का जो क्रेडिट है जिसको टीसी से डिनोट किया जा रहा है, और ये टीसी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है, ये टीसी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है। क्या अलग है सर, ज्यादा कुछ भी नहीं,
कह रहा है कि समेशन क्या है, ए ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स, ए ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, जिसका यूजफुल लाइफ टैक्स पीरियड के अंदर मतलब रिमेन है। अब उसमें दो है, पिज्जा वेंडिंग मशीन ए के पास भी रहेगा, पिज्जा वेंडिंग मशीन बी के पास भी रहेगा। कहने का मतलब है आपका जो पिज्जा वेंडिंग मशीन है ये कनेक्टेड विद ए भी होगा और कनेक्टेड विद बी भी होगा। बोलो सर, होगा कि नहीं होगा? आपका जो पिज्जा वेंडिंग मशीन है कनेक्टेड विद ए भी होगा, कनेक्टेड विद बी भी होगा। ठीक है, अब इसी में बोल रहा है, इसी में बोल रहा है इफ कैपिटल गुड्स अंडर ए, अगर कैपिटल गुड्स ए दैट इज नॉन बिजनेस या फिर एग्जेम्प्टेड के केस में है, इफ कैपिटल गुड्स अंडर ए सब्सिक्वेंटली गेट्स कवर्ड अंडर सी, पहले ए में मतलब वो कनेक्टेड विद ए है बट कवर किया जा रहा है सी के अंदर क्योंकि ए में कुछ पोर्शंस नहीं था, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, capital goods under A, if capital goods under A subsequently gets covered under C, then इसका मतलब वो कौन सा गुड्स के बारे में बात कर रहा है, A के बारे में बात कर रहा है। A मतलब जो B, A और B में कवर नहीं हुआ है, A और B में कवर नहीं हुआ है वो है A गुड्स, जिसको 5 साल तक हम लोग यूज कर पाएंगे इनवॉइस डेट से, मतलब यूज उससे भी ज्यादा कर सकते हो बट जीएसटी में कैलकुलेशन होगा। सिंपल बात है सर, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स अंडर ए मतलब ए के साथ जुड़ा हुआ जो इनपुट टैक्स है एंड ए टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको हम लोग बोलेंगे TIE इक्वल्स टू 5% ऑफ ए, मतलब टोटल ए का जो वैल्यू होगा उसका 5%, वो भी एवरी क्वार्टर में आप ले सकते हो। पार्ट ऑफ देयर ऑफ इन कैपिटल गुड्स वाज अंडर ए एंड TIE टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जो भी आएगा, जो 5% का वैल्यूएशन ऑफ ए का जो भी आएगा वो आपका टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। डोंट वरी, जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना तो मतलब इसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन मैथ्स भी कुछ मैं कराऊंगा आप लोगों को, तब आप लोगों को अगर थोड़ा सा डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, बट अभी प्रोविजंस को थोड़ा सेट कर लेते हैं। और एक बात कर रहे हैं मतलब जो आपको ए से क्लेम करना चाहिए, और ए से और एक क्या क्लेम होगा, इफ सीजी अंडर बी, CG अंडर बी सब्सिक्वेंटली गेट्स कवर्ड अंडर सी, सब्सिक्वेंटली मतलब बी अगर सी से कवर है देन IT क्लेम्ड ऑन कैपिटल गुड्स अंडर बी टू बी एडेड टू TC, मतलब आपके पास दो हो गया, जो ए के साथ कनेक्टेड था वो वाला तो है ही, ए के साथ कनेक्टेड कुछ जो आपने सी में कवर किया, और बी तो आपका क्रेडिट तो मिल ही रहा है बी का, तो ये दोनों ऐड होके आपका TC मिलेगा। मतलब एक ए का जो 5 साल तक मतलब 5% ऑफ ए एवरी क्वार्टर में आप ले सकते हो, तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल बता रहा है सर, जो कॉमन क्रेडिट ऑफ CG फॉर ए टैक्स पीरियड ड्यूरिंग देयर यूजफुल लाइफ, जिसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे TM से, TM इक्वल्स टू हो जाएगा TC, TC के अंदर क्या है, TC के अंदर क्या है सर, बोल पाओगे सर TC के अंदर क्या है, कोई भी बताओ सर TC के अंदर क्या है, समेशन ऑफ ए ऑफ कॉमन CG हुज यूजफुल लाइफ, जस्ट अ सेकंड सर, बताओ सर TC के अंदर क्या है, कॉमन क्रेडिट ऑन CG, ठीक है, TC ऑफ समेशन ए ऑफ कॉमन CG, मतलब जो टोटल ए है उसका जो कॉमन CG हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, और जो 5 साल के लिए है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होने वाले हैं TIE जिसको 5% ऑफ ए माना जाएगा जो ए के साथ जुड़ा हुआ है, और इफ CG अंडर बी दैट इज जो क्रेडिट तो आपको मिलेगा बिकॉज आप तो वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर ही रहे हो, ये दोनों को जोड़ के आपका TC मिलेगा, और वो TC को डिवाइडेड बाय 60 करोगे, जो भी आपका टोटल क्रेडिट होगा उसको आप डिवाइडेड बाय 60 करके पर मंथ के बेसिस पे भी क्रेडिट ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड TM। बोलो सर, कोई डाउट हो तो पूछो सर, एनी डाउट सर पूछ लो, अभी पूछ लो, हो सकता है डाउट बिकॉज अपोर्शनमेंट का प्रोविजंस है, मैं बाकी मैथ जब कराऊंगा थोड़ा क्लैरिटी और ज्यादा मिलेगा आपको, बट फिर भी मैं अभी इसलिए प्रोविजंस बता दे रहा हूँ क्योंकि मैथ जब चालू करूंगा एक साथ सभी मैथ्स करवाऊंगा, तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा प्रोविजंस पे ज्यादा जोर देके आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर बोल पाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा, समझ में आया कि नहीं, और अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लो सर। TC का कैलकुलेशन क्लियर है या फिर यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? TC में डाउट है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो, देखो सर, समेशन ए का करके जो समेशन ए का बेसिकली देखो, ए तो हमारा नॉर्मली क्रेडिट नहीं होगा ना, बिकॉज ये तो नॉन बिजनेस के लिए है, IT ऑन CG यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस, वो आपका
एग्जेम्प्टेड मतलब या तो नॉन बिजनेस या तो एग्जाम सप्लाईज, वो तो आपका नॉट क्रेडिटेड है, ये तो समझ में आ गया पहला बात। और बी का जो पॉइंट है ये तो मुझे क्रेडिट मिलेगा बिकॉज ये तो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर ही रहा हूँ, मतलब दिस इज फॉर फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। बिकॉज इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, तो इसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा। दैट इज बी, समेशन ऑफ दिस इज बी, ये समेशन ऑफ बी में टीसी में तो जाएगा, ये तो टीसी में आ ही रहा है, ठीक है। और एक जो टीसी में आएगा दैट इज आईटी ऑन सीजी, मतलब इनपुट टैक्स ऑन सीजी नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी, जो ए में कवर नहीं हुआ या फिर बी में कवर नहीं हुआ, डिनोटेड एज ए, उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, एंड जिसका यूजफुल लाइफ माना जाएगा कैपिटल गुड्स का 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अब जो भी ए का टोटल वैल्यू होगा, ठीक है, स्पेशली पिज्जा मशीन का, मतलब ये एक स्पेशल एरिया दिया जा रहा है, पिज्जा मशीन का जो टोटल वैल्यूएशन होगा, जो आप नॉन बिजनेस के लिए, मतलब नॉन बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसका भी कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट आप ले सकते हो, ठीक है, इसका भी कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट आप ले सकते हो, जिसके बारे में आपको बोला कि भाई 5% तक ले लो आप बात को समझे ज्योति, मतलब जो पिज्जा मशीन आपका नॉन बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसका पार्ट आपको 5% तक पर एवरी क्वार्टर लेने के लिए आपको बोल रहा है। दैट इज टीसी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए ऑफ कॉमन सीजी हुज यूजफुल लाइफ रिमेन्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। उसमें यही बता रहा है सर, इफ सीजी अंडर ए, मतलब कैपिटल गुड्स अंडर ए, ठीक है, ए मींस नॉन बिजनेस, सब्सिक्वेंटली गेट्स कवर्ड अंडर सी, जिसको अगर आप बाद में या फिर उसी के साथ साथ अगर आप सी में ला रहे हो, सी मतलब जो ए और बी में कवर नहीं हुआ, देन ए इक्वल्स टू हो जाएगा इनपुट टैक्स ऑन सीजी अंडर ए एंड ए टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और उसका वैल्यूएशन कितना होगा 5% ऑफ ए ऑफ फॉर एवरी क्वार्टर, और पार्ट देयर ऑफ व्हेन सीजी वाज अंडर ए, एंड टी आई ई भी इसको टी आई ई के नाम से भी बोला जा रहा है, और जो आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा उस टैक्स लाइबिलिटी के साथ इसको जोड़ा जाएगा, और बाकी बी का जो अमाउंट है वो तो आपका रहेगा ही। आईटी ऑफ सीजी अंडर सब्सिक्वेंटली गेट्स कवर्ड अंडर सी, देन आईटी क्लेम्ड ऑन सीजी अंडर बी टू बी एडेड टू टीसी, कुल मिला के आपका हो जाएगा टोटल क्रेडिट, दैट इज टीसी। अब टीसी जब आपको मिल जाएगा, दैट इज ए बी का एरिया और सी का एरिया, सी मतलब ए का जो 5% एवरी क्वार्टर, अल्टीमेटली आप इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको टी एम के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करोगे और टीसी डिवाइडेड बाय 60 करोगे। 60 क्यों, वो 12 महीना मतलब टोटल 5 साल का है, तो 5 साल 12 महीना करके आपको टोटल 60 मंथ तक का मिलेगा। आप इस तरह से क्रेडिट को यूज कर सकते हो। कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है आप उसको 60 महीने के लिए आप उस क्रेडिट को यूज कर सकते हो, एक बार में पूरा तो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स बहुत दामी होता है, तो उसका जीएसटी भी ज्यादा होगा, तो ऐसा केसेस में आप पूरा का पूरा अमाउंट एक ही एट ए टाइम में ले लोगे, तो फिर गवर्नमेंट को तो जीएसटी मिलेगा ही नहीं ना, मुश्किल में पड़ जाएगा वो, इसीलिए वो आपको 60 मंथ का मोहलत देगा, जिसमें आप धीरे धीरे उसको राइट ऑफ कर पाओगे। समझ में आया? बाकी जो पोर्शन बाकी रह गया ना, मतलब जो आपको थोड़ा सा आधा अधूरा है, वो तो सर क्वेश्चन करके समझ में आएगा, लेकिन प्रोविजन वाइज मुझे लगता है क्लियर है। हाँ सर, प्रोविजन हाँ वाइज ठीक ठाक है, बाकी कुछ जो बचा हुआ है वो बस क्वेश्चन का बचा हुआ है, आई एम श्योर। क्या मैं सही बोला सर? बोलो सर, आप लोग बाकी लोग भी बोलो। प्रोविजन वाइज, हाँ वही प्रोविजन वाइज ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, बट थोड़ा बहुत जो आपको आधा अधूरा सापन लग रहा है वो थोड़ा क्वेश्चन करने का देरी है, रुक जाओ सर, क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा अच्छा, अल्टीमेटली लास्ट में आपको और एक चीज मिलेगा, दैट इज जब आप टीएम करोगे ना, तो टीएम के बाद आपके पास टीई का एक एरिया आएगा। टीई मींस कॉमन क्रेडिट टुवर्ड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए क्या कॉमन क्रेडिट है आपका, दैट इज टीई इक्वल्स टू ई बाई एफ इंटू टी आर, ठीक है, जहां पर ई का मतलब है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, और एफ का मतलब है टोटल टर्नओवर इन स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, ठीक है। अगर टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग टैक्स पीरियड आपको नहीं मिलता है, तो आप पुराना टैक्स मतलब लास्ट टैक्स पीरियड का डेटा भी यूज कर सकते हो, जिसे भी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट ऐड करने का सिस्टम है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल्स में जाओगे तो आपको मिलेगा, ये देखो ये पूरा मेथोडोलॉजी मैंने आपको समरीटिकली समझाया, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको डिटेल्स में पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए सर,
Look, sir. Rule 43 of the CGST rule provides the methodology of apportionment of ITC on capital goods and reversal of ineligible credit. मतलब जो क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं उसको रिवर्स कर देगा. सिंपल बात है. जो क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट देगा और जो क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको रिवर्स कर देगा. स्टेप 1 में आपको क्या बता रहा है सर? पहले आप आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई द इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में आईटीसी है कितना, मतलब कितना जीएसटी पेमेंट आपने किया था. इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड डिक्लेयर द सेम इन जीएसटी ईयर 2. कहां डिक्लेयर करोगे? जीएसटी ईयर 2 में. सच अमाउंट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोगों ने अभी समरी पढ़ के आया. समरी प्रोविजंस अभी हम लोगों ने देख के आया. जीएसटी ईयर 2 में आप डिक्लेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं होगा और करना ही पड़ेगा सर. Point 2. Identify input tax on capital goods used intended to be used exclusively for making taxable supplies. मतलब आप furtherance of business कर रहे हो, मतलब आप नया सप्लाई करोगे, जो भी आपका परचेस था उस परचेस को आप न्यू सप्लाई के लिए यूज करोगे. ठीक है, मतलब जो भी आपका कैपिटल गुड, जैसे कि सिंपल बात है, आपने जो पिज्जा वेंडिंग मशीन लाया, पिज्जा वेंडिंग मशीन आपने लाया, अब पिज्जा वेंडिंग मशीन आप यूज करोगे. ठीक है, पिज्जा वेंडिंग को आप यूज करोगे, फिर वहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको आप जब सेल करोगे तो उसमें आप टैक्स लगाओगे. सिंपल बात है. या तो उसमें टैक्स का रेट है या फिर जीरो रेटेड है, जो भी हो, लेकिन उसमें भी टैक्सेबल सप्लाईज माना जाता है. एंड डिक्लेयर द सेम इन जीएसटी ईयर 2 एंड जीएसटी ईयर 3 भी. सच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. जीएसटी ईयर 2 में जैसे ही सप्लायर बताएगा, जीएसटी ईयर 3 में जो भी रिसिपेंट है वो बताएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा. ठीक है सर. अब आगे देखें सर. अब आगे देखें सर, पॉइंट तो क्लियर हो ही रहा है. आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड. अब क्या देखना है आपको? अब वही मैं आपको बता रहा था इतना देर से. आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर पॉइंट 1, जिसको हम लोग ए बी कर रहे थे, and 2 above, that is capital goods which are used or intended to be used commonly for making taxable or zero rated supply as well as exempt supplies or non business purpose and denote the same as A. आप समझ रहे हो ना? Such amount as reflected on the invoice will be credited to electronic credit ledger. The useful life of such capital goods will be taken as 5 साल from the date of invoice. ज्योति, कुछ समझ में आ रहा है? ये लाइन आपको बहुत कुछ समझा देगा. हाँ, आइडेंटिफाई करो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर, जो हम लोग समरी में पॉइंट ए बोल के बोल रहे थे. समरी के केस में हम लोग जिसको पॉइंट ए बोल रहे थे, यहाँ पर वो पॉइंट 1 के हिसाब से है. दैट इज दिस वन. ठीक है, यहाँ पर हम लोग पॉइंट 1 जहां पर नॉन बिजनेस के बारे में बोला, तो आपको सिंपल यहाँ क्या बोल रहे हैं सर? आप आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी का जो पेमेंट आपने किया, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई करो कि कैपिटल गुड्स जो बिजनेस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, एज वेल एज एग्जाम, मतलब वो गुड कैपिटल गुड्स जो आप बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहे हो. ठीक है, तब उसको आप डिनोट करो ए से. ठीक है, सच अमाउंट रिफ्लेक्टेड ऑन द इनवॉइस, उसको भी इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और वो भी क्रेडिट आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे मिलेगा. और यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट विल बी टेकन एज 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. बस यही बात यहाँ पर बोला गया है. और इस 5 साल को हम लोग 12 महीने के हिसाब से 60 महीने में कन्वर्ट करेंगे. और जैसे 60 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो फिर जो भी क्रेडिट होगा, दैट इज टीसी, टीसी में जो भी क्रेडिट होगा वो क्रेडिट हम 5 साल तक उसको धीरे 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 राइट ऑफ करेंगे. Change from exclusive use of for non-business purpose or exempt supplies to common use. Point to be noted, sir. Change from exclusive use for non-business purpose और exempt supplies to common use. मतलब पहले वो non-business में use हो रहा था, या फिर पहले वो common use भी हो, मतलब सॉरी, पहले non-business पे या exempt पे use हो रहा था, बट अब वहां से कहाँ जा रहा है सर? common use पे आ रहा है. मतलब non-business use या exempt use से वो common use पे आ रहा है. Where capital goods which were initially covered under 1, मतलब पहले वो नॉन बिजनेस पे था, अभी वो कॉमन यूज पे आ जा रहा है. अब गेट सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर 3. Credit input is in respect of the same denoted as A in electronic credit ledger. Simultaneously compute the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were used for non-business purpose. Making exempt supplies कितना हो जाएगा? 5% quarter or part thereof and denote the same as TIE, and such TIE to be the output tax liability of the tax period in which credit on such capital good is claimed. And together the amount of A, अब इसको ऐड करना है, amount of A credited to the electronic credit ledger in respect of common capital goods was useful will remain during the tax period to arrival to common credit TC. तो अल्टीमेटली वो दोनों का एरिया यूज करके हमें क्या मिल जाएगा सर? टीसी मिल जाएगा. मतलब एक तो जो टैक्सेबल है और जो कॉमन में बाद में कन्वर्ट हुआ वो वाला. ठीक है, पहले वो
नॉन बिजनेस में था, अभी वो बिजनेस पे आ रहा है, तो कॉमन हो गया ना, तो इसलिए 5% के हिसाब से उसका हिसाब होगा। ठीक है, वही बात थोड़ा डिटेल्स में बोला हुआ है, जो मैं आपको इतना देर से बता रहा था, थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर बोला गया है। और वही फिर से, चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज वेयर कैपिटल गुड्स व्हिच वर इनिशियली कवर्ड अंडर 2 अबव गेट सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर 3। कवर्ड अंडर 3 मतलब कहां पर आ गया, सी में आ गया, मतलब जिसको हम लोग सी बोल रहे थे, एंड उसके हिसाब से भी वो टीसी हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशंस आपने देखा, टीएम इक्वल्स टू टीसी डिवाइडेड बाई 60, जो भी आपका टोटल क्रेडिट होगा उसको आप 60 मंथ के हिसाब से बांट देना, बस, और कुछ नहीं है सर। और ईएफ तो मैंने आपको अभी बताया, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इस तरह से कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट होता है सर। इस तरह से किसका अपोर्शनमेंट होता है सर? कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट होता है। थोड़ा सा रीड करोगे ना फिर से एक बार, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डाउट रहेगा, और बाकी थोड़ा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा ना, आपके मन में थोड़ा बहुत जो भी डाउट है वो भी क्लैरिटी आ जाएगा सर। लेकिन सर क्वेश्चन करेंगे, बट बिफोर रिच टू द क्वेश्चंस, हम लोग उससे पहले और एक एरिया है जिसको एक बार कवर कर लेना चाहिए, तब जाके आईटीसी का जो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया सर, ब्लॉक क्रेडिट। बोलो सर, कनेक्ट हो रहा है आप लोगों को? हेलो सर, बोलो, क्या कनेक्ट हो रहा है? हाँ सर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमेशा हम लोग पहले प्रोविजंस जब पढ़ते हैं तब ऐसा फील होता है पता नहीं क्या चल रहा है, फिर बोलते बोलते थोड़ा समझ में आ जाता है, और फिर हम लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं तब हमें पूरा समझ आ जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन सर ब्लॉक क्रेडिट थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ साथ ही चलेंगे, और अपोर्शनमेंट का तो फिर से मुझे कुछ क्वेश्चंस कराना पड़ेगा तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। तो बात कुछ ऐसा है सर, ब्लॉक क्रेडिट के बारे में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कहा गया है। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वेरी वेरी वाइटल पॉइंट सर। ऐसे ब्लॉक क्रेडिट को भी समरी से मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये देखो सर, ब्लॉक क्रेडिट का समरी, इसे भी समरिटिकल नोट्स में भी बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया, बट यहाँ से अभी पढ़ेंगे ना, आप आसमान से टपकोगे और खजूर पे लटकोगे, इसलिए मैं इसको थोड़े डिटेल्स में ही बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स में ही बोलूंगा। ब्लॉक क्रेडिट का दो पार्ट है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। अब बाद में जब दोनों को पढ़ोगे ना, मैं अभी आपको कंप्लीटली बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, किस तरह से ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना है, आपको तब समझ आ जाएगा। ठीक है, बट पहले आप दोनों पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ो डिटेल्स में, उसके बाद आप जब इसको फिर से गो थ्रू करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा दिक्कत आने वाला है। ठीक है, ज्यादा क्यों सर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत वाइटल पॉइंट माना जाता है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट में ब्लॉक क्रेडिट को, क्योंकि इसमें आपका क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको क्रेडिट मिलने वाला था बट आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो कब, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए, दैट विल बी बिग पार्ट। ओके, तो चलो सर, फिर से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इसको मेरे साथ दुश्मनी है। आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन ऑलमोस्ट एवरी इनपुट, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिए। ITC of tax paid on almost every inputs and input services used for supply of taxable goods or services allowed under GST except a small list of items provided under section 17 subsection 5। मतलब कह क्या रहा है सर, सिंपल बोल रहा है कि हर गुड्स में आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। जैसे कि हम लोग इनपुट क्रेडिट में बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग से, इनपुट क्रेडिट आपको ऑलमोस्ट एवरी गुड्स में मिलता है, ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ गुड्स में आपको, गुड्स एंड सर्विस में आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था, टैक्स पेड ऑन परचेस ऑफ ए गुड्स परचेस किया था, 100 रुपीज का टैक्स दिया था। बी गुड्स परचेस किया था, हम लोगों ने 120 का टैक्स दिया था। सी गुड्स परचेस किया था, हम लोगों ने 80 का टैक्स दिया था। कुल मिला के 450 का टैक्स पेमेंट अभी हुआ, मतलब सॉरी, ये परचेस के टाइम का है और सेल के टाइम पे हमारा 450 हो गया था। तो कह रहा है प्रोविजंस कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ गुड्स में हमें क्रेडिट मिलता है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस में हमें क्रेडिट मिल जाता है, बट एक्सेप्ट सम स्मॉल लिस्ट ऑफ आइटम्स, जिसको हम लोग नेगेटिव लिस्ट भी बोल सकते हैं। नेगेटिव लिस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब जिसका क्रेडिट ब्लॉक किया गया है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी एक्ट। ओके सर, thus ITC on such items is not allowed even though the same may qualify as inputs।
शायद वो एज इन इनपुट क्वालिफाई कर गया था, बट क्रेडिट के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि आपने उसको गुड्स के तौर पे या कैपिटल गुड्स के तौर पे आप उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, बट फिर भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्रेडिट पाने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जिस चीज का बिजनेस फर्दरेंस नहीं होगा, प्राइवेट पर्पस थोड़ी ना क्रेडिट देता है आपको। प्राइवेट या पर्सनल पर्पस कभी क्रेडिट नहीं देता है, बट फिर भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज है फिर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसा लिस्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? बड़ा पॉपुलरली नोन है सर नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। नेगेटिव लिस्ट कवर्स मेनली आइटम्स ऑफ पर्सनल कंजम्पशंस। बिजनेस के लिए है फिर भी पर्सनल कंजम्पशन है। इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज ऑफ विच रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, pipelines laid outside the factory premises etc. और भी कुछ है। and taxes paid as a result of detection of evasion of taxes, taxes paid as a result of detection of evasion of taxes, the various goods or services on which credit is blocked are discussed here under। हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं सर, मतलब जो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जिसका क्रेडिट को ब्लॉक करके रखा किसने? इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ने। आप लोगों को बात समझ में आया सर? अपोर्शन नहीं करेंगे, क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब उसी क्रेडिट का जो ब्लॉक क्रेडिट का जो एरिया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तथा बोझा যাচ্ছে तथा বল। तथा प्रिया बोलो। रोशनी। हाँ सर। ओके। देखो सर मजा देखो भाई, मोटर व्हीकल्स आ गया। एम भी मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंस, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंसेस एंड रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसिंग। रिलेटेड मतलब इंश्योरेंस हो जाता है, सर्विसिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस हो जाता है। इसका कुछ खेल क्या है सर? बात क्या कहना चाहते हैं सर? बात बहुत सिंपल कहना चाहते हैं। जीएसटी सीजीएसटी एक्ट हमें बताते हैं मोटर व्हीकल्स एंड कन्वीनियंस हैव बीन डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट। वो बता के रखा है कि व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, ठीक है, व्हीकल्स रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, ठीक है, उसको हम लोग व्हीकल बोल सकते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर बीइंग यूज्ड इन ए फैक्ट्री और any enclosed premises, vehicle with less than 4 wheels, vehicles। अच्छा, मोटर व्हीकल्स में एक्सक्लूड क्या क्या है, आप पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोटर व्हीकल्स एंड कन्वीनियंस हैव बीन डिफाइंड इन द सीजीएसटी एक्ट, डेफिनेशन अंडर हेडिंग रेलेवेंट डेफिनेशन। मोटर व्हीकल एक्सक्लूड, मोटर व्हीकल में क्या एक्सक्लूड नहीं है? व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन ए फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, व्हीकल विद लेस देन 4 व्हील्स, जिसका 4 से कम चक्का है, फिटेड विद इंजन कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी के साथ, मतलब चार चार चक्का से कम है, फिटेड विद इंजन कैपेसिटी, जैसे मैटाडोर वैन वगैरह होता है ना, और जिसका इंजन अप टू 25 सीसी का होता है, 25 सीसी, ठीक है, ये कह दिया है। 4 व्हील से कम होना चाहिए, अप टू 25 सीसी तक का इंजन होना चाहिए। 10 रेलवेज, क्योंकि फिक्स्ड रेल्स का है। 2 और 3 व्हीलर्स विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 सीसी, बाईसाइकिल्स एटसेट्रा डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। बात कुछ समझ में आ रहा है सर कि मोटर व्हीकल्स के अंदर सीजीएसटी ने क्या किसको नहीं रखा? व्हीकल रनिंग अप ऑन फिक्स्ड रेल्स, जैसे कि रेल हो गया। स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 सीसी। इसके लिए क्या हो गया? रेलवे, 2-3 व्हीलर्स, इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी, ठीक है, बाईसाइकिल, ये सब मोटर व्हीकल के डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। आप लोग बात समझ रहे हैं सर? अगर डेफिनेशन में नहीं आएगा तो फिर जीएसटी का खेल भी तो चेंज हो जाएगा ना सर। इसलिए कहते हैं सर मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंस एंड रिलेटेड सर्विस के बारे में जीएसटी का कुछ ब्लॉक एरिया है। अब ये ब्लॉक को कैसे समझेंगे? देखो सर ध्यान से देखो, आपको ये तो समझ में आएगा कि मोटर व्हीकल्स के बारे में जीएसटी एक्ट क्या बता के रखा है। नाउ अभी आपको क्या देखना पड़ेगा? अभी आपको ये देखना पड़ेगा सर, ब्रॉडली आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल्स। वेसल्स, वेसल समझते हो आप लोग? है दादा। वो बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह या फिर कोई भी चीजें एक नदी के इस पार से उस पार या समुद्र में लिया जाता है सर, वेसल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा जहाज टाइप का होता है। ये अपने वेस्ट बंगाल में अगर आप कभी भी सुंदरबन साइड वगैरह में जाते हो ना, तो वो सब एरिया में दिखता है वेसल्स, रेगुलर बेसिस में चलता है वेसल्स, ऐसे देखने में होता है सर।
हाँ, इट्स एग्जैक्टली। ये सर विजल डूब जा रहा है बाबा, रे बाबा डर लग गया देख के। जो भी हो सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बता जा रहा है सर, हमारा लॉ क्या बता रहा है, जीएसटी लॉ हमें क्या सिखा रहा है? आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन with certain exception. Further, ITC is also blocked on certain services relating to motor vehicles, vessels and aircraft, namely insurance, service and repair and maintenance. The basic principle here is that the motor vehicles, aircraft and vessels on which ITC is blocked, the ITC on service of insurance, services and repair and maintenance pertaining to such motor vehicles also blocked. मतलब जिस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल्स में आईटीसी ब्लॉक है, उसका इंश्योरेंस वगैरह में भी अगर कोई जीएसटी है, इनपुट टैक्स है, वो भी ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड क्रेडिट रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट रिलेटेड सर्विस आर डिस्कस्ड। देखो सर, अब क्या ब्लॉक क्रेडिट है, अभी आपको फटाफट समझ आएगा। फटाफट मेरे साथ साथ आप लिस्ट को समझते चलो सर, ठीक है? लिस्ट को समझते चलो, तभी जाके आप समझ पाओगे कि क्या खेल चल रहा है सर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, गुड्स एंड सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका एक्सेप्शन भी फिर बताएंगे और फिर उसके हिसाब से रिमार्क्स भी देखेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विद सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल्स टू 13%। अगर कोई मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स जिसका सीटिंग कैपेसिटी 13 जन से कम है, 13 से कम है या तो 13 के इक्वल है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ऐसा कोई गुड्स मोटर व्हीकल्स आप खरीद रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। रेफर टू एज इनएलिजिबल मोटर व्हीकल इन दिस टेबल। इसको हम लोग इनएलिजिबल मोटर व्हीकल बोलेंगे जिसका क्रेडिट नहीं मिलता। आप लोग समझ गए सर? मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विद सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर रिफर टू एज इनएलिजिबल मोटर व्हीकल इन दिस पर्टिकुलर टेबल। ये हमारा इनएलिजिबल है, मतलब इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा सर। सर एक्सेप्शनल क्या है, इसका एक्सेप्शनल भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन टू द गुड्स एंड सर्विस मेंशन इन कॉलम 2, कॉलम 2 में जो बोला गया है इसका एक्सेप्शन क्या है? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस। जो इनएलिजिबल है वो अगर कुछ एलिजिबल पर्पस में यूज किया जा रहा है तब उस पर आईटीसी मिलेगा। ध्यान से सुनना सर, लास्ट में जाके आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आपके दिमाग में घुसेगा कि अच्छा ये बोल रहा है, मतलब ये कुछ, मतलब वो होता है सर डिटेक्टिव मूवी, देखते जाओ, कंक्लूजन मत खींचो अभी, ठीक है? डोंट मेक एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन नाउ। अभी बस डिटेक्टिव मूवीज के तरह मैटर को देखते जाओ कि अच्छा ये बोल रहा है, फिर 2 मिनट बाद दूसरा बोल रहा है, पजल्ड होते जाते हो और फिर लास्ट में जाके समझ आता है अच्छा ये होगा। तो वही हो रहा है हमारे साथ भी, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा है देखो, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस, जैसे कि मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, मतलब आप उस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल को फिर से सप्लाई कर दोगे, मतलब बेसिकली सेल कर दोगे, ठीक है? टैक्सेबल, टैक्स लगा के सप्लाई करोगे, तो ऐसे केसेस में आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आप मोटर व्हीकल्स का बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आप तो सप्लाई कर दोगे ना, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, तो आप उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर ऐसा केस है तो भी आईटीसी मिलेगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, आप टैक्सेबल सप्लाई लगा के, मतलब आप पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो और जिस ट्रेनिंग के लिए आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, मतलब ट्रेनिंग जो है वो टैक्सेबल है, तो इस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। बात को समझिएगा सर, ठीक है? तो ये हो गया एक्सेप्शन। तो अल्टीमेटली क्या समझ आया सर दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद? आईटीसी ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड। जो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स है वो, उसमें आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन उसमें आईटीसी मिल सकता है अगर वो एलिजिबल पर्पस में यूज किया जाता है तो, जिसमें जिसके बारे में कॉलम 3 में बोल के रखा है। नॉर्मली इनएलिजिबल मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक है, बट अगर वो इनएलिजिबल व्हीकल जिसके बारे में सेक्शन पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है तो फिर उसके आपको आईटीसी मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल
for transportation, ITC on motor vehicle for transportation of persons with seating capacity of 13 और उससे ज्यादा, जिस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और जिसका सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से भी ज्यादा है इंक्लूडिंग ड्राइवर, यूज्ड फॉर एनी पर्पस, उसके लिए आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, ओके सर। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल अदर देन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डंपर्स, ट्रिपर्स एटसेट्रा, यूज फॉर एनी पर्पस, उसमें भी आपको आईटीसी मिलेगा। बोलो सर, ये मोटर व्हीकल का खेल कुछ समझ में आया? अगर मोटर व्हीकल क्लियर होगा तभी जाके मैं आगे बढ़ूंगा। है दादा क्लियर। रोशनी ने हाँ बोला, बाकी लोगों से भी मैं जवाब पूछना चाहता हूं सर कि कब आपको आईटीसी ब्लॉक किया जा रहा है और कब आपका आईटीसी आपको दिया जा रहा है। एनी डाउट सर? किसी को भी कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो सर, थोड़ा ट्रिकी एरिया है सर। हाँ सर, क्लियर है? ओके सर, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ सर। अगर मोटर व्हीकल का एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गया तो बढ़िया है सर, मैं फिर आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा सर, सिंपल कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ। आईटीसी ऑन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ये वाला केस जो था, लेकिन बाकी ये जो केस फॉलो फुलफिल हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 का केस फॉलो हो जाएगा, तो व्हीकल इनएलिजिबल है फिर भी आपको आईटीसी क्रेडिट मिलेगा। व्हीकल इनएलिजिबल है फिर भी आपको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लॉजिक है सर, लॉजिक है सर। 2 मिनट रुक जाओ, प्रैक्टिकल भी कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट का केस देखो। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट व्हेन यूज्ड फॉर अच्छा, नॉर्मल केस में क्या बोल रहे हैं सर? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट में ब्लॉक्ड है। नॉर्मली क्या क्या बोल रहे हैं सर? गुड्स एंड सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। तो वेसल्स एयरक्राफ्ट में नॉर्मली क्रेडिट ब्लॉक्ड है, बट कब आपको वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट में आपका ब्लॉक क्रेडिट को हटा दिया जाएगा, मतलब आप उसको अलाउ कर सकते हो, क्रेडिट अलाउड हो जाएगा व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। अब फॉलोइंग पर्पस क्या है वो देख लो सर, कॉमन सेंस है सर, कॉमन सेंस। आप क्या कर रहे हो सर? मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल्स, मतलब आप पर्टिकुलर उस वेसल्स को बेच रहे हो, ठीक है, और उस पर टैक्स लगा रहे हो। बेसिकली आप वेसल्स का कारोबार करते हो, वेसल्स आपके लिए गुड्स जैसा है। ठीक है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हो बट उस पर टैक्स लगाते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा हाईफाई ट्रांसपोर्टेशन है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑफ नेविगेटिंग सच वेसल्स, उस पर्टिकुलर वेसल्स को आप ट्रेनिंग पर्पस पे यूज करते हो और जो ट्रेनिंग जो है आपका वो टैक्सेबल है। ठीक है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, मतलब जैसे वेसल्स के लिए है सेम टू सेम एयरक्राफ्ट के लिए भी है। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो और वो भी टैक्सेबल, ऐसे हम लोगों को पता है सर पायलट का ट्रेनिंग कितना महंगा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के पर्पस में आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में भी आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो फिर पॉइंट एकदम कॉमन हो गया सर। आईटीसी ऑन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड, ITC on vessels, ITC on vessels and aircraft used for any purpose other than eligible purpose। जिस पर्पस को एलिजिबल करके रखा है, जिस पर्पस को एलिजिबल करके रखा है, आपको याद क्या रखना है? आपको बेसिकली एलिजिबल याद रखना है। अगर आप एलिजिबल याद रखते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी केसेस में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बोलो सर, वेसल्स एयरक्राफ्ट क्लियर है? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट का केस क्लियर है सर? यस सर। ओके सर, सर आप लोगों का Yes, हाँ sir. ना, ओके सर सभी कोई बोला, थैंक यू सर। आप लोगों का हाँ ना बहुत वाइटल है सर, क्या करे, ये पजल्ड हो जा रहा है ना, मतलब एक एक पॉइंट आपको पजल भी कर सकता है। देखो अच्छा, अब इंश्योरेंस, अब ये सब जो भी आप यूज कर रहे हो मोटर व्हीकल्स वगैरह, अब इसमें अगर आप इंश्योरेंस भी लगा रहे हो तो नॉर्मल क्या बता रहे हैं सर? ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बोल के रखा है, जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, मतलब जो मोटर व्हीकल्स इनएलिजिबल है, जो वेसल्स ब्लॉक्ड है, नॉर्मली एयरक्राफ्ट ब्लॉक्ड है, उनका इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस भी, अगर आप कुछ भी जीएसटी वहां पर पेमेंट करते हो वो भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, लेकिन लेकिन वही सिंपल, जिसके लिए अलाउड है वहां पर आपको मिल जाएगा, जहां अलाउड है वहां पर मिल जाएगा। आप बस एक बार रीड कर लो, आपको देखो अभी समझ आ जाए। सच सर्विसेज, या ये एक्सेप्शन है ना,
such services relating to ineligible motor vehicles vessels on aircraft and used for eligible purpose, तब उसका इंश्योरेंस भी एलिजिबल है, ठीक है। जब पर्पस एलिजिबल है, चाहे इनएलिजिबल मोटर व्हीकल हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वेसल्स इनएलिजिबल हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे एयरक्राफ्ट इनएलिजिबल हो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उसका पर्पस एलिजिबल है तो फिर उसका इंश्योरेंस भी आपको अलाउड करेगा। इंश्योरेंस का क्रेडिट भी, जो भी जीएसटी पेमेंट करोगे, रिपेयर मेंटेनेंस में जो भी जीएसटी पे करोगे वो भी आपको अलाउ करेगा। सच सर्विसेज व्हेन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर of ineligible motor vehicles, such services when received by manufacturer of the ineligible motor vehicles vessels or aircraft, supplier of general insurance service in respect of ineligible motor vehicle vessels aircraft insured by him, वो पूरा का पूरा एक्सेप्शनल हो जाता है। तो अल्टीमेटली रिमार्क्स से पढ़ लो सर क्या अलाउड किया और क्या नहीं। ITC is not allowed on service of general insurance, servicing, repair and maintenance relating to motor vehicles, vessels on aircraft, ITC on which is not allowed, ठीक है सर, ITC on which is not allowed, सिंपल बोल के रखा है। इनएलिजिबल है तो फिर ITC ऑन इंश्योरेंस मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बट ITC अलाउड हो जाएगा ऑन सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस में भी, रिपेयर में भी, मेंटेनेंस में भी, रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, ITC ऑन व्हिच इज अलाउड, मतलब जो अलाउड काम में आएगा उसमें आपका इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस भी आपको क्रेडिट में अलाउ करेगा, सिंपल बात है। सिमिलर फैशन में लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच ITC इज नॉट अलाउड। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, किसी को लीज पे देना, रेंट पे देना, हायरिंग में देना मोटर व्हीकल्स को, वेसल्स को और एयरक्राफ्ट को, जिसमें ITC अलाउड नहीं है, बट फिर भी अगेन एक्सेप्शंस, अगर वो एलिजिबल काम पे लगता है तो फिर लग जाएगा। सिंपल देखो फिर से, such services when used for making an outward taxable supply हाँ of the same category of service or as an element of a taxable composite or mixed supply, उसमें लग जाएगा। composite and mix मतलब mixed of goods है, कुछ मतलब मिक्स्ड ऑफ गुड्स में ओवरऑल टैक्स लगता है, कुछ गुड्स में कम टैक्स है, कुछ गुड्स में ज्यादा टैक्स है। मैं आप लोगों को बाद में कॉम्पोजिट और मिक्स के बारे में बताऊंगा। जिन लोग पहले करके रखा है कॉम्पोजिट और मिक्स का कॉन्सेप्ट उनको तो समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो बाद में मेरे पास जब फिर से स्टार्ट होगा, मतलब ये सब चैप्टर में फिर से बताऊंगा, कॉम्पोजिट टैक्स, कॉम्पोजिट एंड टैक्सेबल कॉम्पोजिट दोनों में बताऊंगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो तो फिर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। Similarly, such services when provided by an employer to its employees under statutory obligations, तो अल्टीमेटली कॉमन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है सर? कॉमन पॉइंट ये निकल के आ रहा है, ITC ऑन लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, जिसमें ITC अलाउड है इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। ITC ऑन लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच ITC is allowed is also allowed. ITC on such service is allowed in case of subcontracting, that is when such services are used by the taxpayer who is in the same line of business, मतलब आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो जो सेम लाइन पे है, इस केस में भी आपको ITC अलाउ करता है। सर थोड़ा एग्जांपल्स बताओ, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, नहीं तो सर कई बार ऐसे लग रहा है कि आसमान से टपका और खजूर पे लटका। ओके सर, देखो सर, देखो इतना देर से जो भी पॉइंट पढ़े हैं, अब देखो सर आपको बहुत इजी लगेगा। सर आप बताओ, ITC ऑन कार परचेस्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, क्या करना चाहिए? क्रेडिट अलाउ करना चाहिए कि ब्लॉक कर देना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ITC ऑन कार्स परचेस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार परचेस किया, किस पर्पस में यूज करेगा? ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो सर ऑफिशियल यूज कोई बिजनेस पर्पस के लिए तो दिख नहीं रहा है, मतलब बिजनेस पर्पस है बट कोई टैक्सेबल सप्लाईज थोड़ी है। ऑफिशियल यूज में क्या वो टैक्सेबल सप्लाईज करेगा क्या? मतलब अपने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जो भी काम करता है, ऑफिशियल यूज में जो भी उस गाड़ी को यूज करेगा ट्रांसपोर्टेशन में, क्या उनसे टैक्स लेगा? नहीं, और 13 सीटर नहीं है। 13 सीटर भी नहीं है, ठीक है। 13 सीटर भी नहीं, अगर 13 सीटर भी हो भी जाए, 13 सीटर की ज्यादा हो जाए तो अलग केसेस है, मैं उसमें आता हूँ 2 मिनट बाद। बट पॉइंट इज दैट कि क्या वो ये गाड़ी को टैक्सेबल पर्पस में यूज करेगा? नहीं, तो इसलिए इसमें ITC ब्लॉक कर दिया जाएगा।
Similarly, ITC on car purchased by a car dealer for sale to customers. देखो सर, ITC अलाउ कर दिया, क्यों? टैक्सेबल सप्लाई है ना सर। कार डीलर जो अपने कस्टमर को गाड़ी बेचेगा, टैक्सेबल सप्लाई है कि नहीं है? हाँ सर। बस ऑटोमेटिकली इसको ITC मिलेगा। Similarly, ITC on car purchased by a company engaged in renting out cars. ये कंपनी गाड़ी का ही रेंट देता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो ये तो इसका बिजनेस है ना सर, गाड़ी का रेंट देना उसका बिजनेस है। तो फिर उसमें जो भी ITC है वो ITC उसको यूज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने गाड़ी खरीदा, लेकिन आप तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करते हो, इसका बिजनेस है आपका, तो फिर आपको ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ ऑब्वियसली कार उसके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा ना सर। है ना सर। लेकिन ITC तो मिलेगा ना सर। नहीं समझ आया क्या? बोलो सर। मिलेगा। मिलेगा सर, एकदम बिजनेस करता है वो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस करता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो कार खरीदा है उसका ITC उसको मिलेगा। ITC ऑन कार परचेस्ड बाय ए कार ड्राइविंग स्कूल, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी का। आप लोग जानते हो ड्राइविंग स्कूल होता है, और नॉट जस्ट कार, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, सभी चीजों का ट्रेनिंग स्कूल होता है, और ट्रेनिंग स्कूल में वो टैक्सेबल सप्लाईज होता है सर, तो इसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। आपने अभी देखो यही से पॉइंट रीड करके आया, सारा का सारा जो पॉइंट था आप लोगों का मोटर व्हीकल्स का, यही से पॉइंट था। ये देखो, making further taxable supply of such motor car, making taxable supply of transportation of passenger, making taxable supply of imparting training on driving of such motor vehicles. These are the points, these are the points. Clear है सर? यस सर। अच्छा क्वेश्चन बनता है सर यहाँ से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि किसमें ITC मिलेगा और किसमें ITC नहीं मिलेगा। और देखो, और देखो, आई थिंक मजा आ रहा होगा भी, एग्जाम्पल करने से मजा आता है सर ऑब्वियसली। ITC on buses, seating capacity for 24 persons, purchased by a company for transportation of its employees from their residence to office and back. ITC on buses, seating capacity 24 persons का, purchased by a company for transportation of its employees from their residence to office and back is allowed. क्यों? इसमें ज्योति बता रहा था ना सर, more than 13 persons है ना सर। अगर ये लेस देन 13 होता तो अगर लेस देन 13 होता तो ब्लॉक कर देता सर, लेकिन ये तो मोर देन 13 है ना, तो ब्लॉक नहीं कर सकता, ITC अलाउड है आपको। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं है? हेलो, बोलो सर, बोलो। यस सर। है Yes, ना sir. सर। ITC on trucks purchased by a company for transportation of its finished goods. ऐसे ट्रक क्या कर रहे हैं, अपने ही कंपनी का फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ला रहे हैं, तो उसमें ITC मिलेगा, बिजनेस है उसका, एकदम मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाईज हो जाता है। ITC on aircraft purchased by a manufacturing company for official use of its CEO. ITC on aircraft purchased by a manufacturing company for official use of its CEO. क्या करे, क्यों ब्लॉक किया बोलो सर? Aircraft purchased by a company, by a manufacturing company for official use of its CEO. CEO का ऑफिशियल यूज के लिए वो एयरक्राफ्ट को लिया गया, इसमें आपको ITC नहीं मिलेगा, क्यों? टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, प्लस पर्सनल यूज है उसका। एग्जैक्टली सर, पर्सनल यूज है, ऑफिस पर्पस के लिए यूज करेगा, बट फिर भी आप एक पॉइंट देखो सर, आप एक स्पेशल पॉइंट देखो,
वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट का खेल देखो। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट नॉर्मली क्या है, ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट ब्लॉक है। और कब इसको क्रेडिट को आपको अलाउ करता है, क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल्स। अगर आप वेसल्स और एयरक्राफ्ट को टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो क्रेडिट मिलेगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स तो मिलेगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट तब मिलेगा, ठीक है। कब कब मिल रहा है देखो, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है सर ऑफिस पर्पस में यूज करोगे तो मिलेगा। एम्प्लॉय या सीईओ के ऑफिस पर्पस पे यूज करने के लिए आपको ब्लॉक मतलब अलाउ करेगा, ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। आप एक चीज देख रहे हो सर, हम लोग क्यों इतना डिटेल्स में प्रोविजंस पढ़ते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली आप जवाब तभी दे पाओगे ना व्हेन यू नो द प्रोविजन। और कुछ तो है ही नहीं, चारों तरफ प्रोविजंस के बेसिस में ही आपका जवाब रेडी है, ठीक है। अगर आप इसमें लॉजिक पूछो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रॉपर्ली बिजनेस एरिया, इसीलिए इसको ब्लॉक कर दिया गया, सिंपल बात है। ऑफिशियल यूज के लिए यूज करेगा वो, बट फिर भी इट्स नॉट प्रॉपर्ली बिजनेस पर्पस, तो इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया गया। और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट देगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा सर, ऐसे ही, ठीक है। एयरक्राफ्ट का क्रेडिट देगा सिर्फ ऑफिस यूज के लिए, तो बिजनेस मतलब गवर्नमेंट तो गया सर। एयरक्राफ्ट खरीद के क्रेडिट लेते लेते कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस कर लेगा, है ना। ओके। आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेस्ड बाय एन एविएशन स्कूल, जो गाड़ी का मतलब बेसिकली एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग देगा तो फिर उसमें तो ऑब्वियसली। अच्छा, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन नॉन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इज अलाउड। आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेस्ड बाय एन एविएशन स्कूल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन नॉन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, वो भी अलाउ करता है। नॉन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में भी ट्रेनिंग दे रहे तो भी आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाईज कर लेता है। आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस किसके ऊपर लिया गया सर? कार के ऊपर। यूज्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस। बोलो सर। आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज्ड बाय एम्प्लॉइज। अब कार मतलब सर ऑब्वियसली 13 से कम है, पहला बात है ना, पहला बात 13 से कम है। और यहाँ पर कहीं बोला नहीं है कि मोर देन 13 है, वो भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। इसका जो भी आपका मतलब इसका पर्टिकुलर कार ही ब्लॉक है तो फिर कार का इंश्योरेंस भी तो ब्लॉक होगा। कार का ही आईटीसी ब्लॉक है तो फिर कार का इंश्योरेंस भी तो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब इंश्योरेंस का आईटीसी भी तो ब्लॉक करना चाहिए। एनी डाउट सर इन 16? सब कुछ मैंने प्रोविजंस पहले बोला आपको, फिर जाके हम लोग ये सब एग्जांपल्स देख रहे हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट सर? पॉइंट 16 क्यों ब्लॉक कर दिया गया? जो कार ही ब्लॉक है उसका इंश्योरेंस भी ब्लॉक होगा ना। हाँ बोलो सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना पॉइंट 16। फिर से कॉन्सेप्ट बताया आपको। हाँ हाँ। ओके सर, देखो पॉइंट 16 में हम लोग इंश्योरेंस के बारे में पढ़े थे ना सर। ये देखो सर, ध्यान से सुनो सर, ध्यान से सुनो, इजी है, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, लेकिन इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्रोविजंस। जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स लेस देन 13 के अंदर आ जाता है। वेसल्स भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। इनएलिजिबल मतलब वो भी आ सकता है, मतलब कहना ये चाहते हैं सर, आईटीसी नॉट अलाउड ऑन सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स वेसल्स और एयरक्राफ्ट, आईटीसी ऑन विच इज नॉट अलाउड। मतलब जो जो पर्टिकुलर कार इनएलिजिबल है, जो जिसका जो खुद ही ब्लॉक्ड है, उसका इंश्योरेंस भी ब्लॉक्ड होगा। आप बात समझ रहे हो? और जिस पर्टिकुलर कार एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, इनएलिजिबल कार भी एलिजिबल हो सकता है अगर पर्पस एलिजिबल हो तो। आप लोगों को मैं तब से बता रहा हूं सर, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स भी एलिजिबल पर्पस में यूज हो तो वो भी आईटीसी अलाउड होता है वहां पर भी, ठीक है। तो जहां पर आईटीसी अलाउड हो जाएगा एलिजिबल पर्पस के कारण, वहां पर आपको आईटीसी मिलेगा। बट जहां पर पर्पस एलिजिबल नहीं है
और ऑटोमेटिकली आपका पर्पस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल के साथ ही जा रहा है, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स के साथ ही जा रहा है। पर्पस इनएलिजिबल है, पर्पस भी इनएलिजिबल है, मतलब एलिजिबल पर्पस नहीं है। तो जो कार आपका ब्लॉक्ड है उसका इंश्योरेंस भी ब्लॉक्ड है, उसका इंश्योरेंस पेमेंट करने के टाइम पे आपने जो जीएसटी दिया वो जीएसटी का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल बात है। बोलो सर, अभी भी डाउट हो तो फिर से मुझे और भी डिटेल्स में बताना पड़ेगा। डाउट है क्या अभी भी? एक कार लेते हैं सर, सिंपल कार फॉर कंपनी यूज। मानो सर ये कार आप कंपनी पर्पस के लिए यूज करते हो, क्या ये कार में 13 जन हो जाएगा सर? इंक्लूडिंग ड्राइवर? नहीं ना सर, कितना जन होगा? हार्डली 9-10 जन होगा ना। 8 सीटर्स सर। 8 सीटर्स, ठीक है। तो पहला बात तो ये है कि ये तो इसका क्रेडिट ब्लॉक है कि नहीं है? इस गाड़ी का क्रेडिट ब्लॉक है। अब आप इस गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस करके रखे हो, जनरल इंश्योरेंस। जिस इंश्योरेंस का पेमेंट भरने के टाइम पे आपने जीएसटी भी पेमेंट किया था, तो कार का जीएसटी ब्लॉक है बिकॉज पर्पस एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये कार एलिजिबल पर्पस में यूज नहीं कर रहे आप, और ऊपर से आपने इसका इंश्योरेंस भी भरा है जिसमें भी आपने जीएसटी दिया था। आप बोल रहे हो कि मुझे इसका भी क्रेडिट दो, जीएसटी का भी। तो जो कार खुद एलिजिबल नहीं है क्रेडिट के लिए, उसका इंश्योरेंस कैसे आपको क्रेडिट में मिल जाए सर? बोलो, अब तो क्लियर हुआ? हाँ हुआ। बस सर ठीक है, जेन्युइनली हुआ तो तभी बोलो सर, जबरदस्ती नहीं बोलना है। ओके सर, 17 में चलते हैं सर। ITC on maintenance and repair services availed by a company for a truck used for transporting its finished goods. Obviously, हाँ बोलो। বলছি পিডিএফটা দেখতে পাচ্ছি না, গাড়িতে আটকে গেছে। गाड़ी में अटक गया? হ্যাঁ सभी के लिए ऐसा है सर? हाँ सर बता दिया। मेरा तो क्लियर है। फिर से मैं रीशेयर कर रहा हूँ, देखो अभी। এখন দেখতে পাচ্ছি। ओके सर ठीक। तो अगर ITC ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सर्विस अवेल्ड बाय ए कंपनी, किसके लिए कर रहे हैं आप? ट्रक के लिए, ट्रक का मेंटेनेंस कर रहे हैं आप, और वो ट्रक आपका ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के लिए यूज होता है, मतलब वो टैक्सेबल सप्लाईज करता है, सिंपल, अलाउड है। ITC on general insurance service taken on cars manufactured by a car manufacturing company. आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, उसका आप इंश्योरेंस करवा के रखे हो, और ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस कार को क्या करेगा सर? टैक्सेबल सप्लाई करेगा ना, হ্যাঁ দাদা। किसी को सेल करेगा। तो सेल करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली ये कार भी, ये जो कार है इसका सीटर से कोई मतलब नहीं है, 13 सीटर से नीचे हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये कार तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, इसको ये टैक्सेबल सप्लाई करेगा, तो इसका तो ये खुद ही क्रेडिट मिलेगा इसको। मतलब ये कार ही खुद आईटीसी अलाउड है, इसका आईटीसी अलाउड है, तो फिर इसका इंश्योरेंस भी अलाउड है। हाँ या ना? जो कार का आईटीसी अलाउड है उसका उसका इंश्योरेंस का जीएसटी भी अलाउड होगा ना। হ্যাঁ बस यही है। देखो सर कितना अभी कॉमन सेंस में बन जा रहा है। इतना देर से आप लोगों को लग रहा था सर क्या बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आसमान से टपका खजूर पे लटका, बट अब देखो सर कोई खजूर पे नहीं लटका, एकदम कॉमन सेंस में बन रहा है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया? ब्लॉक क्रेडिट का पहला मतलब मोटर व्हीकल्स रिलेटेड ही मैंने सारा का सारा क्वेश्चंस आपको अभी करवाया, और मोटर व्हीकल्स का प्रोविजन ही हम लोग इतना देर से पढ़ रहा है। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? হ্যাঁ দাদা। सिमिलर वे में ऐसा और भी कुछ ब्लॉक क्रेडिट है, मैं आपको और एक दो बता दे रहा हूँ, बाकी कुछ आप घर में होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। मुझे नहीं लगता ब्लॉक क्रेडिट में डाउट रहेगा कुछ, लेकिन इसे डिटेल्स में कीजिएगा, कुछ भी पॉइंट को छोड़िएगा मत। ओके,
food and beverages, outdoor catering, health service and other services. Food, beverage, outdoor catering, health service and other services. Foods and services on which credit is blocked. Food and beverage ब्लॉक है, आउटडोर कैटरिंग ब्लॉक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट ब्लॉक है, हेल्थ सर्विस ब्लॉक है. बात समझिए सर. फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस सब ब्लॉक है. कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक किया. लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस आईटीसी ब्लॉक कर दिया. बट सर फिर भी आपको कुछ केसेस में नहीं मिलेगा. जैसे सच गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन यूज्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन. अगर फूड एंड बेवरेजेस का सर्विस कौन दे रहा है? कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जीएसटी वाले दे रहा है. फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज. मतलब ये फूड बेवरेज का सप्लाई आप ऐसे ही नहीं कर रहे सर, आपका बिजनेस है, आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करना है ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस को. आप सेम कैटेगरी के काम पे, गुड्स एंड सर्विस पे आप इसको यूज कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई पे. ठीक है. या फिर कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई पे. कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब सर वही कि मतलब जैसे जो कैटरिंग सर्विस होता है ना, कैटरिंग सर्विस तो सिर्फ खाना ही नहीं देता है ना सर, कैटरिंग के साथ साथ और भी कुछ चीजें देते होंगे. मतलब कैटरिंग में क्या सिर्फ खाना देता है या फिर उसके साथ डेकोरेटिंग वगैरह और भी चीजें आता है ना कैटरिंग के साथ साथ. हाँ सर. तो जब एक साथ दो तरह का, तीन तरह का चीज एक साथ मिलके दिया जाए ना तो उसको कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई बोलते हैं. ठीक है. कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं दिवाली के टाइम पे जो गिफ्ट पैक होता है, एक सिंपल बता सकता हूं मैं आपको. दिवाली गिफ्ट पैक, आप एक दिवाली का गिफ्ट बॉक्स देखो. एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर कितना तरह का चीजें हो सकता है. लुक एट हियर. चॉकलेट है, और भी चीजें हैं. अब सर देखो ये पूरा बक्सा का दाम आपसे लिया जाता है ना. नॉर्मली क्या होता है, जो जिसका जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है वही रेट पूरा का पूरा पैक में लग जाता है. ठीक है. बट मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट सप्लाई में ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है. ठीक है. कि मतलब यहाँ पर एक पैकेट है जिसके अंदर अलग अलग गुड्स है और उसका अलग अलग रेट भी हो सकता है. गुड्स अलग है तो उसका रेट भी अलग हो सकता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अलग रेट है, किसी में 12%, किसी में 18%, किसी में 5%. लेकिन अल्टीमेटली जब पूरा पैक हो गया जिसका रेट सबसे ज्यादा वो वाला रेट लग जाएगा. अब इस तरह का सप्लाई को ना सर कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई बोलते हैं. मैं ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं बोला आपको, डिटेल्स में फिर से मैं बात करूंगा कॉम्पोजिट और मिक्स पे. ठीक है. लेकिन कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई हो जो भी हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. अगर आपका कैटरिंग सर्विस टैक्सेबल सप्लाई पर्पस में किसी और को आप दे रहे हो तो इन दैट केस आपको आईटीसी अलाउ करेगा. बट नॉर्मल कैटरिंग सर्विस ओके ब्लॉक है. सिमिलरली ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया. ठीक है. नॉट जस्ट कैटरिंग सर्विस, हाँ ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया. कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के केस में भी बोल रहा है सेम टू सेम. हेल्थ सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सभी केस में. ठीक है. अगर टैक्सेबल सप्लाईज है तो फिर उसमें आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज ब्लॉक. सच गुड्स एंड सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. अगर कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत वो सर्विस परक्विजिट्स वगैरह के तौर पे देता है ना सर, वो भी टैक्सेबल होता है, वी नो. ठीक है. तो उसमें भी आपको आईटीसी मिलेगा. तो अल्टीमेटली इसमें एक कॉमन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है सर? कॉमन पॉइंट ऐसा है कि आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विस इज अलाउड in the case of subcontracting, that is when such goods or services are used by the taxpayers who is in the same line of business, who is in the same line of business. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय अनदर आउटडोर कैटरर. आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय अनदर आउटडोर कैटरर, तो उस केस में उसको आईटीसी मिलेगा. When such goods and services are provided by the employer to its employees without any statutory obligation, in that case ITC को ब्लॉक कर दिया जाएगा. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है बट विदाउट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हुआ था. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही रेडी कर दिया जाता है, तब उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा. ठीक है सर. तो ये रहा कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, अभी समझ आ जाएगा. ये देखो सर, आपके मन की तसल्ली हो जाएगा अभी.
मन को करे तसल्ली, एग्जाम्पल्स रेडी है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज फूड आइटम्स फॉर बीइंग सर्व टू इट्स कस्टमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होगा सर? ब्लॉक कर देगा ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज फूड आइटम्स फॉर बीइंग सर्व टू इट्स कस्टमर्स, तो वो फूड आइटम जो कैटरिंग कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने कस्टमर्स को दे रहा है, दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस गुड्स में उन्होंने जो आईटीसी दिया था, जो जीएसटी उन्होंने पे किया था, क्या उसका आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा? वो कोई कैटरिंग कंपनी नहीं है, एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? वो कोई फूड कैटरिंग कंपनी नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अपने कस्टमर्स को परचेज करके दिया और परचेज करने के टाइम पे जीएसटी दिया था, और उस पर्टिकुलर गुड्स में जीएसटी जब दिया था तो वो आईटीसी क्लेम करना चाहता है। क्या उसको आईटीसी मिलना चाहिए सर? ना सर। बस सिंपल, ब्लॉक कर दिया। एबी एंड कंपनी, अ कैटरर ऑफ अमृतसर, हैज बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन ए मैरिज टू बी हेल्ड एट लुधियाना। अमृतसर का कैटरर है, लुधियाना का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। द फार्म हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स। फार्म ने क्या किया? एबी एंड कंपनी ने स्नैक सप्लाई करने का ऑर्डर दिया, किसको? टू बी सर्व्ड इन द मैरिज टू सीडी एंड सॉन्स। कहाँ का है? लुधियाना का लोकल कैटरर है। अमृतसर वाले एबी एंड कंपनी को पूरा शादी को कंप्लीट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसने क्या किया? मैरिज को कंप्लीट करने के लिए, कैटरिंग सर्विस को कंप्लीट करने के लिए लुधियाना बेस्ड एक लोकल कंपनी है सीडी एंड सन्स बोल के, जिनसे वो स्नैक सप्लाई का ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया। तो ये क्या हो गया? इसके बीच में एक सर्विस रिलेटेड मतलब एक सर्विस का ऑर्डर हो गया, टैक्सेबल सप्लाईज हो गया। तो आईटीसी ऑन सच आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय एबी एंड कंपनी। एबी एंड कंपनी जो भी यहाँ पर सर्विस अवेल किया, किन से किया? सीडी एंड सन से किया। ये आईटीसी के लिए अलाउड है। अगर यहाँ पर जो भी जीएसटी पेमेंट होगा या कलेक्शन होगा, इसके लिए जीएसटी जो पेमेंट करेगा एबी एंड कंपनी, जो भी जीएसटी पेमेंट करेगा सीडी एंड कंपनी सन्स को, वो आईटीसी के लिए अलाउड है, बिकॉज प्योरली बिजनेस कैटेगरी में चल रहा था, है ना सर? बोलो सर, लुधियाना और अमृतसर का खेल क्लियर है कि नहीं है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। Yes, sir. Similarly, ITC on catering service availed by a garment exporter for a marketing event organized for its prospective customers. सर गारमेंट एक्सपोर्टर्स आउटडोर कैटरिंग कर रहा है, अपने कस्टमर्स को दे रहा है, ब्लॉक कर दो, दिमाग खराब हो गया। आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय ए कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिक्वायर्स द कंपनी, जो लोग सीए में पढ़ाई करते हैं सर, उनको फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है, ठीक है? सीएस में अभी इस इंडस्ट्रियल लॉ करेंटली नहीं है, सीए में भी अभी पढ़ा नहीं जा रहा है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है सर, जरूरी नहीं है लेकिन जानना पड़ेगा आप लोगों को। आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय ए कंपनी टू रन ए फ्री कैटरिंग कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिक्वायर्स द कंपनी टू सेट अप ए कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री। आईटीसी ऑन सच आउटडोर कैटरिंग इज अलाउड। मतलब अगर कंपनी फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से है और कंपनी अपने फैक्ट्री के अंदर फ्री कैंटीन सर्विस चलाते हैं, उसके लिए कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट खरीदता है और आईटीसी देता है, वो आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। देखा सर, चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय को खाना खिलाने का काम होता है और इसमें बहुत खर्चा किया जाता है, तो इसको तो आईटीसी मिलना ही चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 थोड़ा अलग खेल बताया, बट लॉजिकल है सर। डाउट हो तो पूछो सर। एनी डाउट सर? नो सर। স্যার এটা তো এক্সেপশনের মধ্যে পড়ছে। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल है, बट इसको क्यों लाया गया? देख, तू फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री के अंदर तू अपने एम्प्लॉय को खाना खिलाता है, फ्री कैंटीन सर्विस है तेरे एम्प्लॉय के लिए, पेमेंट नहीं लेता तू फ्री कैंटीन सर्विस के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो सर्विस जो तू अपने एम्प्लॉय को देता है वो उनका सैलरी के अंदर इंक्लूड करके दिया जा रहा है। उनसे करेंटली पेमेंट नहीं लेते, लेकिन उसका सैलरी के अंदर उसको माना जा रहा है कि हाँ खाना मिलेगा आपको। तो ऐसे केसेस में एक फैक्ट्री के अंदर कितना सारा प्रोडक्ट खरीदा जाता है, ठीक है, जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि एक एक फैक्ट्री में 10-10 12-12 घंटा फैक्ट्री चलता है, ठीक है, 10 to 12 आवर्स का फैक्ट्री चलता है, इतना सारा लेबर को खाना खिलाना,
जिसके लिए जीएसटी पेमेंट कर रहे हो आपकी किसी चीज का, ठीक है, आपको आईटीसी मिल रहा है, तो ये आईटीसी आपको मिलना लॉजिकल है सर। हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट्स ओके, इट्स नॉट एक्सेप्शनल एग्जैक्टली, बट आप इसको ले सकते हो, इसको आप इसके अंदर दे सकते हो। ये भी एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो कैंटीन वगैरह जो चलाते हैं ना, वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे देता है सर, है ना। फैक्ट्री कैंटीन खुद चलाता है क्या? ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा ना। है। एग्जैक्टली ये एक रीजन है, इसलिए एक्सेप्शनल नहीं है ये, जैसे कि चौथा बता रहा था सर एक्सेप्शनल है, नहीं सर नॉट एक्सेप्शनल। ITC on such goods and services which is allowed in case of subcontracting when such goods and services are used in the taxpayer who is in the same line of business, ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया, ठीक है, तो ये इसको भी ITC में लिया गया है सर इसलिए। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स। मेंबरशिप, क्लब का मेंबरशिप लिया जाता है सर, क्लब का मेंबरशिप, जैसे वो महिंद्रा क्लब होता है ना सर, आप लोग जानते होंगे, क्लब महिंद्रा ऐसे होता है, बड़े बड़े क्लब होते हैं। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स का, सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड, ये ब्लॉक्ड है, बट सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तब टैक्सेबल है। व्हेन सच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज विदाउट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, आईटीसी देयरइन इज ब्लॉक्ड। अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बिना दे रहा है तो फिर आईटीसी ब्लॉक है, बट अगर ऑब्लिगेशन के साथ दे रहा है तो फिर आईटीसी ब्लॉक नहीं है। सिमिलरली ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, ये ब्लॉक्ड है, बट सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अंडर ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो ब्लॉक नहीं है। बट अगर कभी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर वैकेशन के लिए कुछ भी दे रहा है तो वो ब्लॉक कर देगा, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के थ्रू से नहीं है तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पर एक एग्जांपल था। Managing director of a company has taken membership of a club, the fees of which is paid by the company. यहाँ पर बोला नहीं कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बोल के, आईटीसी ऑन सच सर्विसेज ब्लॉक्ड। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे बोलता तो अलाउड होता। A company avails the service of a travel agency for organizing a free vacation for its top performing employees. इस केस में भी ITC of such service is blocked. अगर ये भी सिमिलर केस में अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता तो फिर ब्लॉक नहीं होता, तब आईटीसी एबल कर देता। ओके सर, तो इस तरह का ब्लॉक्ड क्रेडिट और मतलब अलाउड क्रेडिट में इस तरह से फर्क किया गया है सर, ठीक है। बेसिकली कॉमन सेंस में ही आधे से ज्यादा समझ आपको आ जाएगा। सिमिलरली वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आप लोग घर पे एक बार रीड करना, ठीक है, टफ नहीं है, इजी है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार प्लीज घर में रीड करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली वर्क कॉन्ट्रैक्ट का भी खेल, एग्जाम्पल्स पहले ना आप लोग प्रोविजंस को रीड करना, ठीक है, प्रोविजंस पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल्स को एक बार रीड करना, फिर भी अगर समझ ना आए तब तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना सर, ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, तो मैं जरूर डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप लोग ये समझ जाए, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप यहाँ तक प्लीज गो थ्रू कीजिएगा एक बार। गिफ्ट वगैरह है ये आपका आ जाता है, सब सिमिलर टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं तब से आप लोगों को एक एक करके बोले जा रहा हूँ, सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर टाइप में है। आप लोग प्लीज क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 18 से पहले तक आप लोग प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, इससे पहले तक तो गो थ्रू कर लेना चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 18 बता दूंगा, तो मुझे आईटीसी के रिलेटेड जो भी एकदम डिटेल्स में बोलना था मेरा बोलना हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग अगर चाहो तो ये वाला जो पार्ट ए मैं पूरा बोल दिया, ठीक है, आप पार्ट ए को पूरा कंप्लीट करना, पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बोला अभी ब्लॉक क्रेडिट रिलेटेड, पूरा उसको पढ़ने के बाद फिर इस समरी में आना, ठीक है, फिर समरी चेक करना, पार्ट ए फिर पार्ट बी, आप देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है फिर तो मुझे बताना ही पड़ेगा, बट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बात चल रहा है, काम किस तरह से हो रहा है, आपको जरूर समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है सर, बोलो। है दादा। ठीक है, तो सर एग्जैक्टली इस तरह से आप लोगों को जीएसटी रेडी करना चाहिए। अगर आप इसी तरह से करोगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो फिर जीएसटी कभी तंग नहीं करेगा।
लेकिन अगर आप बात नहीं मानोगे तब जीएसटी तंग करेगा। जीएसटी तंग करता है बिकॉज जीएसटी में बहुत सारा मैटर में डिस्कस किया जाता है, इसलिए बहुत लोगों को जीएसटी तंग करता है, मैंने देखा है। ठीक है सर, तो थोड़े डिटेल्स पढ़ लो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस इतना ही है सर आज, बाकी जितना मैं बोला एक बार प्लीज घर पे रीड करना। ठीक है, रीड करना मतलब क्या बस आंख लगाना नहीं सर, समझ के रीड करना। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी चीज़ को देना, गिफ्ट देने में क्या होता है, फिर आपका सैंपल सेलिंग में क्या होता है, बाई वन गेट वन में क्या होता है, बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया गया है। कब नेगेटिव में आ जाता है, कब ब्लॉक किया जाता है, कब आईटीसी अलाउड करता है, वेरियस पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। एक बार प्लीज गो थ्रू करना सर, डाउट क्लियर हो जाएगा सर। बोलो सर, दित्सा, रोशनी, नंदिनी, तौथा, प्रिया, आस्था, ज्योति, प्रियतमा, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो क्लियर है कि नहीं? है दादा। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है सर, हाँ सर। हाँ. ओके सर, बाय बाय सर। सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। রাখছি দাদা। ओके टाटा, बाय सर। बाय सर। टाटा सर। স্যার বলছি আজকে এই ভিডিওটা একটুখানি পাঠিয়ে দেবেন, আমার নেটটা এখানে এত ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, অর্ধেক দেখতে পেয়েছি